चैप्टर 9 तक हमने कंप्लीट किया था। आज से शुरू करें हम चैप्टर 10 और 10, 11, 12 ये तीनों एक में मिलेंगे। देखिए, सेम वैसे ही सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों को किया जाएगा। उसके बाद से चैप्टर के अंदर वाले प्रश्न हम करेंगे। उसके बाद हम एमसीक्यू फॉर्मेट करेंगे पूरा। पहले हम अभ्यास वाले प्रश्न में आएंगे। डायरेक्ट हम आपको बुक से उठा लिए हैं, क्वेश्चन को टाइप करने के बजाय वहीं से कट कर लिए हैं। 20 किलोग्राम की एक द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसके वेग को 5 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दिया हुआ है और आपका द्रव्यमान दिया हुआ है। तो बल के द्वारा किए गए कार्य का परिकलन मतलब कि उनके कार्यों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए आपके पास जो जो भी चीज दी हुई है उसको ध्यान से पढ़िए। आपको दिया हुआ है एम। एम का मतलब कि 20 किलोग्राम दिया हुआ है। आपकी प्रारंभिक वेग 5 दी है और अंतिम वेग 2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। अब ये बल के द्वारा जो किया गया कार्य है, यही तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन लाएगा। इसका मतलब ये देखिए, अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर जो भी है वो एक भी आपकी प्रारंभिक वेग है और दूसरे भी के लिए हम अंतिम वेग का प्रयोग करेंगे और आपका जो द्रव्यमान होगा उन दोनों के लिए बराबर है, तो उन दोनों के लिए हम बराबर रखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर का मतलब कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं यू टू स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन हमने केवल भी लिखा है। हाफ एम आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर यू स्क्वायर माइनस भी का स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 एम की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई यू की वैल्यू कितनी है तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और यू भी का स्क्वायर करेंगे तो 4। 25 में से 4 जा 21 मैंने डायरेक्ट लिख लिया। इसको मैंने काट दिया 10 बार में। 21 तहा में 210 जूल आपका फाइनली आंसर आ गया है। क्लियर है, आसान है एकदम। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये अभ्यास वाले प्रश्न चल रहे हैं, सभी न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे इसमें। 10 किलोग्राम के द्रव्यमान का एक पिंड है जो मेज ए पर बिंदु पर रखा है और बिंदु बी तक लाया जाता है। यदि ए और बी को मिलाने वाली एक क्षैतिज रेखा जो पिंड पर गुरुत्व बल के द्वारा कार्य कितना होगा, वो अपने उत्तर की व्याख्या आपको देनी है। यहाँ पे देखिएगा, आपको जब भी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कोई भी कार्य करना होता है तो वहां पे किसी एंगल में काम आपका लग रहा है, जो एंगल आपका क्षैतिज रूप से है। क्षैतिज रूप से आपका मतलब का यहाँ का आपका 90 डिग्री पे एंगल बन रहा है आपका, यानी इसका फार्मूला होता है W इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा। जहां पर थीटा आपका एंगल है, कोण है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि वो सीधा क्षैतिज रूप से है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, तो 0 होती है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अतः वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि कार्य ही उसका क्या हो जा रहा है, तो 0 हो जा रहा है। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 71वीं में पूछा गया है। बीपीएससी 71वीं में सोचिए आपके एनसीईआरटी का कितना बड़ा रोल है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति इसमें न्यूमेरिकल्स छोड़ नहीं सकता है, कहाँ से पूछा जा सकता है कोई गारंटी नहीं है। प्लीज चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और आप लोग से बार-बार मैं बोलता भी हूँ, रिक्वेस्ट भी है, चैनल को वीडियो को हाइप ज़रूर दें। हाइप करने से वीडियो ज़्यादा शेयर होता है, ज़्यादा लोगों के पास पहुँचती है। दोस्त हैं आपके अच्छे जो पढ़ने वाले हैं, प्लीज़ उनके ग्रुप में उनके साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है? अगला पॉइंट, थोड़ी-सी तबीयत डिस्टर्ब है, उसके बावजूद भी क्लास कल नहीं हो पाई थी। आज मैं कंप्लीट कर दिया, क्लास 9th की कंप्लीट आपको फाइनली मिल जाएगी आज। उसके बाद से है क्वेश्चन हम देखेंगे प्लीज़, कोई भी इधर-उधर की बातें नहीं। किसी घर में 1 महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई हैं, मतलब 250 यूनिट खर्च हुए हैं, कोई भी घर है उसमें, 1 मंथ में मतलब 30 दिनों में। यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी उसको बतानी है। हमको पता है 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। कैसे? उसको 1000 वाट से 60 गुणे 60 से मल्टीप्लाई कराएँगे जो सेकंड में होता है। तो वहीं पे होता है 3.6
इंटू 10 के पावर 6 जूल, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। तो हमको 250 यूनिट व्यय हुई है, तो 250 से इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करा देंगे। 900 गुणे 10 के पावर 6 आया। अब ये 900 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 गुणे 10, 9 गुणे 100 लिख सकते हैं, और इस 100 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। और आपको पता है, जब एक जगह 10 के पावर 2 हो और दूसरी जगह 10 के पावर 6 हो, तो आप क्या लिख सकते हैं वहाँ पर, दोनों के पावर, दोनों के बेस सेम है, आधार सेम है, तो उसके जो करड़ी के योग करड़ी होंगे वो आपस में दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे, यानी 10 के पावर 2 प्लस 6, इसका मतलब 10 के पावर 8, यानी 9 इंटू 10 के पावर 8 जूल, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 किलोग्राम का एक द्रव्यमान एक पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। क्लियर है, यहाँ पे देखिए। अब कह रहा है कि यदि पिंड को मुक्त रूप से, दूसरा कंडीशन है कि पिंड को मुक्त रूप से गिराया जा रहा है और वो पिंड आधे रास्ते पर ही आकर के अपनी स्थिति गति ऊर्जा का परिकलन करना है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या कहता है, हाफ एम भी स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है, इसी स्थितिज ऊर्जा का हाफ कर देंगे तो गतिज ऊर्जा आपका निकल जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं कैसे। वैल्यू पुट कर दीजिए जो जो भी दिया हुआ है। एम की वैल्यू 40 किलोग्राम है, एच की वैल्यू हाइट 5 मीटर है, और जी आपका 10 है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण 10 है। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला mgh होता है, सारी वैल्यू को मैंने आपस में रख दिया, 2000 का जूल आया। और जब ये मुक्त रूप से पिंड गिराया गया है तो आधे रास्ते में आने के बाद से उनकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा की क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा आपकी 2000 है, इसका हाफ करेंगे तो आपका 1000 जूल इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा चांसेस है इसको एग्जाम में आने के, जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक विद्युत हीटर है जो घोषित शक्ति 1500 वाट है, 1500 वाट का है वो। तो बताइए अब आपको 10 घंटे में उसकी ऊर्जा कितनी खपत होगी, कितना ऊर्जा उपयोग करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। ऊर्जा कब होगी, ऊर्जा कैसे पता होगी, कि उसमें एक पावर कितनी है और वो पावर कितने समय तक चला है, तो उसकी ऊर्जा हमको पता चल जाएगी। यानी P आपकी 1500 यूनिट है और टाइम 10 बराबर है, यानी ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, शक्ति गुणे समय, 1500 गुणे 10 बराबर, यानी 15,000 वाट होगा। और आपको पता है कि 1000 1 किलोवाट बराबर, मतलब 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। ठीक है ना, 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। इसको हम 15 किलोवाट बोल सकते हैं। इसका मतलब 15 किलोवाट बोलने का मतलब कि ये 15 यूनिट क्या हो गया, 15 यूनिट हो गया। ये आपका फाइनल आंसर है। एक यम द्रव्यमान है, उसका एक पिंड है, एक नियत वेग से भी, वेग v से गतिशील है, तो पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि वो विराम अवस्था में आ जाए। ये बताइए, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो m है, प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, v नहीं है, गतिशील नियत वेग v से गतिशील है, इसका मतलब कि इसका जो अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा। वस्तु पर किया गया जो कार्य होगा वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, हमने पढ़ा है बार बार इन चीजों का। अब ये बताइए, इसकी प्रारंभिक वेग हाफ एम, यहाँ पे देखिए, बस यही u और v की वैल्यू हम पुट कर दिए हैं, ये 0 का 0 हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर हो गया, मतलब माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो कार्य है वस्तु की गति के दिशा के सीधे विपरीत काम करेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15,000 किलोग्राम की द्रव्यमान की कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वेग से चल रही है, तो रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन ज्ञात करना है। मतलब m की वैल्यू 15,000 वाट, 15,000 किलो, 1500 किलोग्राम है। आपकी v यानी जो चाल है वो 60 किलो वाट प्रति आवर दिया हुआ है, तो आपको परिकलन ज्ञात करना है। अब ये बताइए, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, चाहे आपको 1000/3600 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब जो v की वैल्यू अब हमको मीटर प्रति सेकंड में 50/3 मिल गया। अब नॉर्मली आपको गतिज ऊर्जा फाइंड करनी है, तो हाफ एम बी स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, हाफ
m की वैल्यू 1500, v की वैल्यू 50/3, 50/3। ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। प्लीज समझ में आ रहा है तो एक लाइक का बटन प्रेस करते चले, मुझे भी मोटिवेशन मिले। ऐसे हालात में भी आपकी क्लास हम ले पा रहे हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि 4 युक्तियां हैं जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती हैं, तो तय जो व्यय की गई ऊर्जा है उसको जूल में परिकलित करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। P की वैल्यू है, T की वैल्यू है और ये 4 प्रकार की युक्ति दी हुई है। तो ऊर्जा जो होगा वो चारों के गुणनफल के बराबर होगा। यानी 4 मल्टीप्लाई ऊर्जा बराबर क्या होता है, शक्ति गुणा समय। ये शक्ति है और ये क्या है, तो समय है। मल्टीप्लाई करा दिया तो 20,000 वाट आया। इसको मतलब क्या बोलते हैं, 20 किलोवाट, जिसको हम 20 यूनिट का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से भी हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कितने अच्छे फॉर्म में आपको हम पूरे मतलब टाइपिंग फॉर्म में दिए हैं। बहुत मेहनत लगा है इस पूरे पीडीएफ को बनाने में और एक-एक चीज़ों को खोज-खोज करके हमने कहीं भी गलतियाँ नहीं की हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि गलतियाँ नहीं होंगी, एरर फ्री होगा कंटेंट मेरा। बट ह्यूमन है, ह्यूमन टेंडेंसी है, हो सकता है कहीं गलतियाँ हो गई हो, तो प्लीज़ इसके लिए माफ़ करना। चलिए, मुक्त रूप से गिरता एक पिंड अंततः धरती तक पहुँचने पर रुक जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है? अब आप ये बताइए, जब कोई भी मुक्त रूप से पिंड गिर रहा है, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी, वो धीरे-धीरे क्या हो जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदलने लगेगी। पहले वाले न्यूमेरिकल्स में भी इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कर चुके हैं हम। लेकिन जैसे ही पिंड धरती पर पहुँच जाएगा, तो वह धरती से टकराकर रुक जाएगा और रुकने के बाद से उसका वेग क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाएगा और इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो यांत्रिक कार्य करने में व्यय और कुछ ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है। जैसे धरती में गड्ढा हो सकता है या कोई भी चीज टूट-फूट सकती है। ये इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। समझ में आया? अब आते हैं हम चैप्टर के अंदर वाले जो प्रश्न हैं उनके तरफ। पहला ही न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन है इसमें कि एक वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है, तो मान लीजिए बल की दिशा विस्थापन 8 मीटर है, तो वस्तु के लिए विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, तो इस स्थिति में कार्य की गणना करना है। कुछ नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो किया गया कार्य होता है वो बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। जो आपको 7 और 8 दिया हुआ है, तो W इक्वल टू F इंटू एस होता है। 7 और 8 मतलब कि वहां पर 56 जूल का काम होगा। कह रहा है कि हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ देखते हैं। हम कब कहते हैं कि कार्य हुआ है, जब तक कि आपके किसी भी उसमें परिवर्तन न हो, तब तक आप नाम नहीं दे सकते, है ना? मतलब बल की दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है, तब जाके कहते हैं कि हमारा कार्य हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला कि जब ये वाला पॉइंट, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में किए गए कार्य का व्यंजक लिखना है, मतलब कि फार्मूला लिखना है, जो हम अभी पढ़ के आए हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ये फार्मूला की बात करेंगे तो W इक्वल टू F इंटू एस होता है। फाइनली यही आंसर आपका है। ठीक है, अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपको एक जूल को परिभाषित करना है। ये वाला पॉइंट, एक जूल को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है। चलिए परिभाषित करिए इसको। क्या है पॉइंट आपका कि अगला पॉइंट है इसमें कि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की ओर विस्थापित हो जाती है, तो किया गया कार्य क्या होगा, 1 जूल होगा। ध्यान देना, 1 न्यूटन का बल लगाने पर जब वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की ओर विस्थापित हो रही है, तब जाकर हम कहेंगे हमारा 1 जूल का काम हुआ है। चौथा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, जो आपके शायद एग्जाम में आया था। ये भी बीपीएससी वाले एग्जाम में आपको देखने को मिला था। कह रहा है कि बैलों की जोड़ी है जो खेत को जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगा रही है। तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में किए गए कार्य की गणना करना है। मतलब
आपका क्या-क्या दिया हुआ है? सेम वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। एफ की वैल्यू आपकी दी हुई है 140 न्यूटन, विस्थापन आपका 15 मीटर का दिया हुआ है। बस इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, मेरा फाइनली आंसर आ गया। W इज़ इक्वल टू क्या होता है? F इंटू एस। 140 गुणे 15 मतलब 2100 न्यूटन मीटर का आपका यहाँ पर काम हुआ है, जूल का। क्वेश्चन तो आसान थे लेकिन हम पढ़े होंगे, उस पे ध्यान दिए होंगे, उसके फ़ॉर्मूले को जानते होंगे, तब तो वहाँ पे अप्लाई करना भी सीख पाएँगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को मेरी वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। हेल्प मिली तो प्लीज़ शेयर कर दें, प्लीज़ शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में। चलिए, अगला पॉइंट, अब आपको बताना है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है और दूसरा उस गतिज ऊर्जा के लिए आपको व्यंजक लिखना है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, जो वह ऊर्जा जो होती है, जो वस्तु को उसकी गति के कारण प्राप्त होती है, तो वही तो गतिज ऊर्जा होगी। और गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक का मतलब फ़ॉर्मूला लिखना है। तो गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ इंटू mv² मतलब हाफ mv² होता है। ठीक है? चलें आगे? चलिए। इसको थोड़ा समझानेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट है बुक का, कि वस्तु की किसी भी ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर करता है। ठीक है? किसी वस्तु के लिए दी हुई स्थिति के लिए एक तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई भी विशेष मान हो सकता है और किसी दूसरे तल के सापेक्ष स्थितिज ऊर्जा का कोई दूसरा मान हो सकता है। क्लियर है पॉइंट ये? चलिए अगला आते हैं। अगला पॉइंट है कि शक्ति क्या है? ये भी अच्छा पॉइंट है। दूसरा है 1 वाट शक्ति को परिभाषित करना है। तीसरा है एक लैंप है 1000 जूल, विद्युत ऊर्जा को 10 सेकंड में व्यय करता है, तो उसकी शक्ति कितनी है? अभी हमने पढ़ाया। औसत शक्ति को परिभाषित करना है। चलिए एक-एक प्रश्नों को हम आसानी से पढ़ते हैं। पहला, शक्ति क्या है? देखिए, कार्य करने की दर या प्रति इकाई समय में ऊर्जा जो संचारित की जाती है की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसकी एसआई जो यू की यूनिट होती है वो वाट होती है। शक्ति समझ में आया? मतलब कार्य करने की दर या कार्य करने की प्रति इकाई समय में ऊर्जा संचारण को ही हम शक्ति कहते हैं, जिसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वाट होती है। ठीक है? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? एक वाट शक्ति को परिभाषित करना है। ठीक है? अब दूसरा पॉइंट देखिए, एक वाट शक्ति वह दर है जिस पर एक जूल ऊर्जा का व्यय या स्थानांतरण 1 सेकंड में होता है। ये आपका 1 वाट शक्ति। 1 वाट शक्ति वह दर है जिस पर 1 जूल ऊर्जा का व्यय स्थानांतरण करने में 1 सेकंड का समय लगता है। तीसरा आपका न्यूमेरिकल है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें नॉर्मल सिर्फ चीज़ दी हुई है, आपकी एनर्जी दी हुई है जो कि आपकी 1000 जूल लग रही है। समय आपको दिया हुआ है 10 सेकंड का लगता है। तो हमने अभी पढ़ा है क्या? ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय, शक्ति गुणे समय, यही पढ़ा है ना? अब हमको क्या बताना है? शक्ति, यानी शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय, P बराबर W/T, यही तो पढ़ा है हमने। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, आपका 100 वॉट आंसर आ जाएगा। औसत शक्ति की बात करना है, इसको परिभाषित नॉर्मली कोई भी कर सकता है। औसत का मतलब होता है कुल उपयोग की गई ऊर्जा, तो उपयोग की गई ऊर्जा किसी समय में की गई होगी ना, जब कुल उपयोग की गई ऊर्जा की बात करेंगे बटा कुल समय, उपयोग की गई कुल ऊर्जा बटा कुल समय, ये औसत शक्ति को दर्शाता है। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर से हमने क्या-क्या पढ़ा है, क्या-क्या सीखा है, उनको एक-एक चीज़ों को देखते हैं। ये वाला पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है, डोंट वरी। पॉइंट देखिए, किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है और इसका मात्रक क्या होता है कार्य का? तो जूल होता है। इसका मतलब 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर, न्यूटन मीटर होता है इसका यूनिट। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल के द्वारा पिंड पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो शून्य होगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है और ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है। इसका मतलब कार्य और ऊर्जा का दोनों का ही मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है।
किसी भी गतिमान पिंड में गति के कारण ऊर्जा को गति ऊर्जा कहते हैं। भी वेग से गतिशील m द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो उसमें गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो जो भी लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक जरूर कर दें। ठीक है, दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दें इस पूरी वीडियो को। करा है कि वस्तु के द्वारा उसकी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के तल मतलब h ऊंचाई तक उठाई गई जो m द्रव्यमान की वस्तु है उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो mgh होती है। अब बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार की हम बात करें तो ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। इसकी न तो उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश किया जा सकता है। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। ये सभी के सभी आपकी ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग को हम उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। अगला पॉइंट, कार्य करने की जो दर है उसी को हम क्या कहते हैं? तो शक्ति कहते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है, जिसको 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड के नाम से जानते हैं। अब आते हैं इस चैप्टर से संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू हैं उनको हम देखते हैं। एमसीक्यू का पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कह रहा है अगला क्वेश्चन, कुछ इंजनों को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता क्यों होती है उनको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि सजीवों को ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? तो सजीव को ऊर्जा किससे प्राप्त होगा आप बताइए? किससे प्राप्त होगा? तो भोजन से। किससे? भोजन से। कठिन क्रियाकलापों में किसकी अधिकता आवश्यकता होती है? अधिक आवश्यकता होती है। तो अधिक कठिन काम करने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो आपका कार्य है, कार्य का अर्थ क्या है? तो कार्य का अर्थ है वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन करना। क्या है? वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन करना। यदि आप बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने का प्रयास करते हैं पर नहीं हिलती है तो वैज्ञानिक दृष्टि में आपने क्या किया? आपने कोई भी काम नहीं किया। यदि उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो आपने किसी भी प्रकार का काम नहीं किया है। ठीक है। अगला पॉइंट, सभी सजीवों के लिए भोजन आवश्यक क्यों है? सभी सजीवों के लिए ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। वैज्ञानिक रूप में कार्य शब्द का अर्थ और सामान्य अर्थ में काम शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, ये भिन्न है एक दूसरे को। कार्य और सामान्य अर्थ में काम एक दूसरे से क्या है आपके? भिन्न है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और विस्थापित न हो तो हम क्या बोलेंगे? किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ है। सिर पर बोझ रखकर स्थिर खड़े रहने पर क्या होता है? तो किसी भी कार्य का कार्य नहीं हुआ है, कोई कार्य नहीं हुआ है। 11 नंबर की तरफ आते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से मिलेगा। विज्ञान में कार्य तभी किया गया जाएगा जब वस्तु बल और विस्थापन दोनों हो। क्या हो? वस्तु पर बल और विस्थापन दोनों हो। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए तो परंतु वस्तु न हिले तो कार्य हमारा नहीं हुआ है। ठीक है। सीढ़ियों पर चढ़ने या पेड़ पर चढ़ने में क्या होता है? बहुत सा कार्य निहित होता है या कोई भी कार्य नहीं होता है। इसमें बोलेंगे बहुत सा कार्य इसमें निहित होता है। कार्य क्या है या किस पर निर्भर करता है? तो कार्य निर्भर करता है प्रयत्न की मात्रा के आधार पर। किस पे? तो प्रयत्न की मात्रा के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए।
लड़की द्वारा ट्राली खींचने पर ट्राली विस्थापित होती है, तो क्या बोल सकते हैं? ये बोलेंगे कि इसमें कार्य हुआ है। क्या है? कार्य हुआ है। किसी वस्तु को ऊपर उठाने में, देखिए, वस्तु को जब आप ऊपर उठाएँगे, तो क्या बताओ कार्य होगा कि नहीं होगा? वस्तु का विस्थापन हुआ है, इसका मतलब हम बोलेंगे इसमें कार्य हुआ है। किसी गाड़ी को बैल खींच रहा है, तो गाड़ी आगे बढ़ती है, तो क्या बोलेंगे कि इस पे बैल ने कार्य किया है कि गाड़ी ने कार्य किया है? बैल ने कार्य किया है, ठीक है? 18 नंबर है, विज्ञान में कार्य को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? तो विज्ञान में कार्य इज इक्वल टू क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। W इज इक्वल टू F इंटू एस होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। कार्य होने के लिए दो कौन सी दो शर्तें हैं? दो शर्तें यही हैं कार्य होने के लिए। पहला क्या होना चाहिए? उस पर बल लगना चाहिए, और बल लगने के बाद से क्या होगा आपका? वो बल बल लगाएंगे तो वस्तु का विस्थापन होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? कोल्ड बहुत परेशान किया है। 20 नंबर आएंगे। 20 नंबर क्या है? यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है, तो किया गया कार्य भी क्या होगा? तो शून्य होगा, ठीक है? अगला पॉइंट हम देखेंगे 21 के तरफ। कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है, तो कार्य का मान क्या होगा? तो कार्य का मान भी क्या हमारा शून्य होगा। 22 नंबर आते हैं। कार्य की कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक या तो हम जूल बोलते हैं, या तो उसको हम न्यूटन मीटर का नाम देते हैं। एक जूल कार्य का अर्थ क्या है? तो मैंने बोला था न्यूटन पे ध्यान देना है आपको। क्या? न्यूटन पे ध्यान देना है। एक न्यूटन का बल यहाँ पर, एक न्यूटन का बल यहाँ पर, लेकिन 10 मीटर की दूरी तय नहीं करेगा, वो 1 मीटर की दूरी तय करेगा, तो जाकर के 1 जूल का अर्थ कहलाएगा। समीकरण में डब्लू का अर्थ क्या है? तो समीकरण डब्लू का अर्थ होता है क्या? डब्लू का मतलब होता है वर्क। क्या होता है? वर्क। कार्य क्या किस प्रकार का राशिक है? क्वांटिटी किस प्रकार की है? ये सदिश है कि आपका अदिश है? ये एक प्रकार का अदिश राशि होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है, तो किया गया कार्य क्या होता है? जब उसी दिशा में लगेगा तो धनात्मक होगा, और जब विस्थापन विपरीत दिशा में लगेगा तो कार्य ऋणात्मक होगा, ठीक है? 28 नंबर आते हैं। 28 नंबर क्या कह रहा है? 28 नंबर, किसी बच्चे के द्वारा खिलौना कार को धरती के समानांतर खींचने पर किया गया कार्य क्या होगा? शरीर के समानांतर खींच रहा मतलब उसी के डायरेक्शन में खींच रहा। अब ये नहीं बताया गया है कि पीछे खींच रहा है, कि विपरीत खींच रहा है, कि उसके सामने खींच रहा है, लेकिन पूरे के पूरे चांसेस हैं आपके क्या? कि जब समांतर खींच रहा है तो धनात्मक की ही बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर, जब कोई वस्तु समान वेग से चल रही है और उस पर विपरीत दिशा में अवमंदक बल लगता है, तो क्या बोलेंगे? अवमंदक की बात करेंगे तो वहां पर आप ऋणात्मक की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? किसकी बात कर रहे हैं? ऋणात्मक की। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण होने पर किया गया कार्य क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो होगा ये ऋणात्मक होगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? अब आते हैं अगला क्वेश्चन। हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। कह रहा है कि बल और विस्थापन की दिशा समान होने पर किया गया कार्य क्या होगा? जब बल और विस्थापन दोनों समान हो जाएगा, तो आपका जो किया कार्य क्या होगा? तो धनात्मक होगा। जब किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए, जब आप ऊपर उठाएंगे तो बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, जब नीचे आएगा तो ऋणात्मक होगा। जब किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाता है, तो जो आपका उस पर लगने वाला जो गुरुत्वीय बल होता है, वो क्या होता है? वो ऋणात्मक कार्य करता है। क्या करता है? तो ऋणात्मक कार्य करता है, क्योंकि गुरुत्वीय बल मतलब पीछे नीचे की तरफ भी तो काम करेगा। कूली के द्वारा जो बोझ पर किया गया कार्य क्या है? तो गोर उसका शून्य होता है, याद रख लीजिएगा। 34 नंबर। अगला पॉइंट है, सूर्य हमारे लिए किस प्रकार का स्रोत है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का प्राकृतिक में सबसे बड़ा स्रोत है। ऊर्जा का प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ा स्रोत है।
निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा का स्रोत सूर्य से भी उत्पन्न नहीं है? ये होता है परमाणु ऊर्जा। क्या होता है? परमाणु ऊर्जा होता है। अगला पॉइंट 37 नंबर, जब कोई वस्तु कार्य करती है तो उसमें क्या होता है? तो कार्य करेगा तो उसमें से ऊर्जा की हानि होगा और जिसमें कार्य करेगा उसमें ऊर्जा की वृद्धि होगी। ठीक है? जिस वस्तु पर कार्य किया जाएगा उसमें ऊर्जा की क्या होगी? तो वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी अच्छा पॉइंट था। अगला पॉइंट अच्छा पॉइंट है। क्या है? कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक समान होता है। मैंने अभी बताया था क्या होता है? तो जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी। 1 किलो जूल किसके बराबर होता है? तो 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऊर्जा के रूपों में कौन सा एक नहीं है? तो हमने गतिज ऊर्जा पढ़ा, स्थितिज ऊर्जा पढ़ा, प्रकाश ऊर्जा भी ऊर्जा का एक रूप होता है, लेकिन निर्वात ऊर्जा आपका किसी भी प्रकार का ऊर्जा का रूप नहीं है। ठीक है? अगला पॉइंट, निम्न में से कौन सा उदाहरण दर्शाता है कि वस्तु में ऊर्जा है? जैसे मान लीजिए कोई चीज स्थिर है तो इसमें तो दिखेगा ही नहीं। मेज पर रखी वस्तु उसमें ऊर्जा की बात हम नहीं कर सकते। टार्च जल रहा होता तो हम बात करते लेकिन बंद है, इसलिए हवा से भरा जो गुब्बारा है उसमें ऊर्जा दिख रही है। ऊर्जा का वस्तु पर क्या प्रभाव होता है? तो ऊर्जा का वस्तु पर जो प्रभाव होता है वो वह बल लगा सकती है, तभी तो ऊर्जा की बात होगी। कह रहा कि यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वह क्या होगी? तो वह स्थिर रहेगी, बिल्कुल नहीं स्थिर रहेगी। किसी दूसरी वस्तु पर क्या करेगी? तो वो बल लगाएगी। क्लियर है मेरी बात? अगला पॉइंट, ऊर्जा के प्रमुख रूप कौन-कौन से हैं? तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर की तरफ आते हैं। 46 नंबर क्या कह रहा है? कि इस किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है तो उसको क्या बोलेंगे हम? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किन वस्तुओं में पाई जाती है? जो वस्तु आपकी गति में हो, मतलब चल रही हो। ठीक है? कह रहा है कि निम्न में से किसके पास गतिज ऊर्जा नहीं है? इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपकी गतिज ऊर्जा नहीं है। कौन? मेज पर रखी वस्तु। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी किस पर निर्भर करती है? तो गतिज ऊर्जा उसकी चाल यानी उसकी वेग पे निर्भर करती है। ठीक है? क्या उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा? सोच के बताइए, क्या उसके द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? हाँ कि ना? तो द्रव्यमान और चाल दोनों पर निर्भर करेगा। ऑप्शन काट देंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। 50 नंबर की तरफ आते हैं। किसी वस्तु की चाल बढ़ने की क्या है? किसी वस्तु की चाल बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा, तो जब चाल बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? तो बढ़ जाएगी। गतिज ऊर्जा के अनुसार एक तेज चलती हुई वस्तु क्या होती है? वस्तु धीमी वस्तु की तुलना में अधिक कार्य करती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट, गोली लक्ष्य को इसलिए भेद पाती है क्योंकि उसमें होती है। ये बताओ, गोली लक्ष्य को भेद पाती है उसमें क्या होगी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसमें एक प्रकार का गति होगा, मतलब कि गतिज ऊर्जा होगा। बहती हुई जो पवन चक्की है उसमें क्या होगा? तो उसमें भी एक प्रकार का गति होगा, उसमें भी गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है? अगला पॉइंट 54 नंबर है। कह रहा है कि गतिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है? गतिज ऊर्जा की परिभाषा है कि जिसमें वस्तु की गति के कारण ऊर्जा निहित होती है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो वही जो मात्रक ऊर्जा का होगा वही इसका भी होगा। ऑप्शन नंबर सी जूल होगा। कह रहा है किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा स्थित होती है, जो ऊर्जा संचित होती है, उसको हम स्थितिज ऊर्जा के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि जब रबर बैंड को खींचा जाता है तो उसमें कौन-सी ऊर्जा संचित होती है? तो खींचने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है कि किसी खिलौना कार में चाबी भरने पर कौन-सी ऊर्जा संचित होती है? तो उसमें संचित होती है स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। धनुष की डोरी खींचने पर उनमें से कौन-सी ऊर्जा संचित होती है? इसमें भी आपकी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है।
जितना क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, सब एग्जाम ओरिएंटेड है और एक भी एनसीईआरटी से आप बाहर निकाल कर नहीं दिखा सकते। सब के सब मैं एक-एक पेज बाय पेज का एमसीक्यू निकाला हूँ। ठीक है? जब धनुष की डोरी छोड़ी जाती है तो तीर गतिशील क्यों हो जाता है? जब डोरी होती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगा। जैसे ही उस डोरी में से तीर आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाने से उनमें से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो उसमें होती है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कब उत्पन्न होती है? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जब उत्पन्न होगी जब कोई वस्तु ऊपर की तरफ उठाया जाएगा। कब उठाया जाएगा? ऊपर की तरफ उठाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल किसके बराबर होगा? तो ये जो वस्तु बराबर होगा वो वस्तु के भार के बराबर होगा। अगला पॉइंट, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है जूल। क्या होता है? जूल। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किन तीन मात्राओं पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान, ऊंचाई और गुरुत्वीय त्वरण। ऑप्शन नंबर बी। ये तो आसान है। किसी वस्तु का द्रव्यमान m, ऊंचाई 6 और स्थितिज ऊर्जा आपकी ज्ञात करनी है। तो mgh होता है यानी 10 गुणे 9.8 और गुणे h कितना है? तो 6। इसका मतलब 98 गुणे 6, इसका मतलब 588 जूल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा उसके किसके सापेक्ष मापी जाती है? तो शून्य तल या भूमि तल के सापेक्ष मापी जाती है। क्या गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु के रास्ते पर निर्भर करता है या नहीं करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताएं आप लोग क्या होगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि केवल ऊंचाई पर यह निर्भर करता है, रास्ते पर निर्भर नहीं करेगा। यदि किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दिया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य कब होता है? जब वस्तु भूमि तल पर हो, मतलब कि शून्य तल पर हो। ठीक है। अगला पॉइंट, ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो ऊंचाई रखने पर वस्तु ऊंचाई ऊंचाई पर रखी वस्तु में पाया जाएगा? तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा संरक्षण के नियमा के अनुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही इनको उत्पन्न किया जा सकता है, केवल ऊर्जा का रूपांतरण होता है। अगला पॉइंट, जब कोई वस्तु ऊंचाई से गिरती है तो उसमें किस प्रकार का ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो पहले तो वो स्थितिज ऊर्जा में से लेकर के गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नहीं नहीं नहीं, पहले वो गति में होगा फिर जाकर के वो स्थितिज में क्या होगा? कन्वर्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। मुक्त रूप से गिरते पिंड में कुल यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी? तो यही क्वेश्चन इसी प्रकार का कुछ पूछा था। तो ये अपरिवर्तित रहती है। क्या होती है? तो अपरिवर्तित रहती है। कुल यांत्रिक ऊर्जा की बात करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या होता है कि जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा। जब कोई वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है? क्या मतलब क्या बढ़ जाती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझने वाली पॉइंट है। गति में है ना, तो जाहिर सी बात है उसकी गति में ही तो परिवर्तन होगा, मतलब गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी। किसी ऊंचाई पर रखी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा उसकी अधिकतम होती है। क्लियर है मेरी बात? ऊर्जा संरक्षण का नियम किन परिस्थितियों में सत्य होता है? तो ये जो सत्य होता है वो सभी प्रकार के रूपांतरणों में सत्य होता है। वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए गिरते पिंड में किस ऊर्जा में कमी होती है? ये कमी होती है स्थितिज ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर ए। किस प्रणाली में यदि स्थितिज ऊर्जा घटती है तो क्या होगा? तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर बी। शक्ति किसे कहते हैं? तो शक्ति कार्य करने की या ऊर्जा रूपांतरण की दर को ही हम क्या बोलते हैं? शक्ति कहते हैं। अभी 81 क्वेश्चन हो गया है इस चैप्टर से। आगे देखते हैं कितना होता है। शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है?
शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है। ये ऑप्शन नंबर बी। शक्ति की जब हम एसआई मात्रक की बात करेंगे तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी। शक्ति का प्रतीक क्या होता है जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, जिसको हम पावर बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। एक वॉट शक्ति का अर्थ क्या होता है? तो एक सेकंड में एक जूल कार्य करना। एक सेकंड में एक जूल कार्य करना। ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन 86 नंबर की तरफ। शक्ति को ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, यानी P इक्वल टू होता है W/T। इसका मतलब कार्य बटा समय, बटा का मतलब होता है भाग, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दो बच्चों में कौन अधिक शक्तिशाली होगा? जो समान कार्य कम समय में करे, जाहिर सी बात उसके पास एफिशिएंसी ज्यादा है, वो होगा। ठीक है ना, अगला पॉइंट। जेम्स वाट का संबंध किससे है? तो जेम्स वाट का जो संबंध है वो विद्युत बल्ब से है। 89 नंबर क्या है कि औसत शक्ति क्या है? औसत शक्ति जो है वो कुल ऊर्जा बटा कुल समय है। ये अभी तक मैंने आपको 89 क्वेश्चन इस चैप्टर से कराए हैं। 2 चैप्टर और बचते हैं, वो भी कंप्लीट होगा। अब हम आते हैं आपको चैप्टर नंबर 11 की तरफ लेकर के। अब वैसे ही सेम आपको चैप्टर नंबर 11 में देखने को मिलेगा। इसमें सबसे पहले हम अभ्यास के प्रश्नों को शुरुआत करेंगे यहाँ से। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य का परास मतलब सुनने की परास 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना है। वायु में ध्वनि का वेग आपकी दिया हुआ है। एक फार्मूला आपको पता है, v इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा। लेमडा क्या होता है आपका? तो ये होता है तरंग धैर्य, तरंग धैर्य होता है। ठीक है, और v इक्वल टू क्या होता है? ये वायु में ध्वनि की चाल होती है, वायु में ध्वनि की चाल होती है। ठीक है, और म्यू क्या होता है? तो म्यू इनकी आवृत्ति होती है। अलग अलग चीज दी हुई है, बस इसी फार्मूले पर रखना है आपको, फाइनली आंसर आ जाएगा। चलिए मैंने कराया भी है। मतलब पहली आवृत्ति म्यू 1 की वैल्यू दी हुई है, दूसरी आवृत्ति म्यू 2 की वैल्यू दी हुई है, और v बराबर वायु की चाल आपकी 344 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। यानी पहला हम निकालेंगे v बराबर म्यू इंटू लेमडा 1। मतलब हमको लेमडा बराबर निकालना है, मतलब तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो v बराबर म्यू 1, इसका मतलब 344/20 17.2 मीटर। सेम वैसे ही दूसरे के लिए निकालेंगे, लेमडा इक्वल टू v अपान म्यू 2। 344/20 के है, इसका मतलब कि 20 हटा 20,000, इसके वैल्यू 0.0172 मीटर हो गया। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति है, मतलब कि आवृत्ति 100 हर्ट्ज की दी हुई है, और 1 मिनट में वो कितनी बार कंपन करेगा। तो कंपन करने का मतलब क्या होता है? बस उसी मिनट को आवृत्ति से मल्टीप्लाई करा देंगे और कुछ नहीं। 1 मिनट का मतलब कि हम सेकंड, मतलब 60 सेकंड, आवृत्ति 100, तो कंपन क्या होगा? 100 गुणे 60, इसका मतलब कि 6000 कंपन करेगा वो 1 मिनट में। क्लियर है मेरी बात? बात करना है अगला कि 50 मीटर की ऊंची मीनार है और उसकी चोटी एक पत्थर से मीनार के आधार पर स्थित तालाब में गिराया जाता है। करा कि पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी कब कब सुनाई देगी, और ध्वनि की चाल आपकी 340 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्स आपका 140 न्यूटन का लग रहा है, दूरी आपकी 15 मीटर की दी हुई है, तो डब्ल्यू हम निकाल लेंगे वर्क, मतलब कि डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। हो गया ना, जो आपका लग गया यहाँ तक क्या? 2100 न्यूटन मीटर, ये आपका 2100 जूल हो गया। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ पे आपका यही तो दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपकी दी हुई है। ठीक है, जो आपकी 500 मीटर की दी हुई है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दी हुई है? 500 मीटर की दी हुई है ना। अब देखिए, हाइट आपकी 500 की दी हुई है, प्रारंभिक वेग आपका 0 है,
आपका गुरुत्वीय त्वरण आपका 10 है और आपकी जो ध्वनि की चाल भी है वो 340 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अब आपको बताना है कि आपका जब हम सेकंड समीकरण से आएँगे, तो यही होता है ना कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी हम एच का नाम दें, चाहे एस का नाम दें, दोनों तो बराबर एक ही बात है। तो ये हमारी 500 वैल्यू है और ये 0 मल्टीप्लाई 0 हो गया, हाफ जी की वैल्यू 10 और टी आपको बताना है। इसका मतलब टी की वैल्यू 10 सेकंड हो गया। उसके बाद से दूसरा आदि मीनार की चोटी तक पहुँचने में लगा समय टी डैश की बात करेंगे। तो हाइट मतलब जो हाइट है और आपका एच बाई वी होगा, मतलब कि 500 बटा 340 का मतलब कि 1.47 सेकंड का समय लगेगा। अब कुल समय आने और जाने में की बात करेंगे तो टी प्लस टी वन यानी 11.47 सेकंड लगेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं था। एक ध्वनि तरंग है 339 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी, ये श्रव्य कितनी होगी, ये देखना है। यानी v इक्वल टू होता है म्यू इंटू लैम्डा, यही आपने पढ़ा है। तो आपको क्या बताना है, आवृत्ति बताना, मतलब कि म्यू बताना है। तो v अपन लैम्डा होगा 339 बटा 1.5 जो 22,600 हर्ट्ज आएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला हम चलते हैं। अब आते हैं हम चैप्टर के प्रश्नों की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में ध्वनि के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? तो इसका आंसर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट ये देख लीजिएगा कि जो ध्वनि तरंग होती है वो एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ठीक है। विक्षोभ माध्यम के कणों के अनुदैर्ध्य कंपन के रूप में एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित होता हुआ हमारे कानों तक क्या करता है, तो पहुंचता है। क्या करता है? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में एक कण से दूसरे कणों में स्थानांतरित होकर के हमारे कानों तक पहुंचता है। अगला पॉइंट, दूसरा प्रश्न हमारे सामने, ये हम चैप्टर वाले प्रश्न कर रहे हैं। तरंग का कौन सा जो गुण है वो निम्नलिखित को निर्धारित करता है, प्रबलता, तारत्व। चलिए ध्यान दीजिए, ये वाला प्रश्न आइए। प्रबलता, प्रबलता को कौन सा करेगा? ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः उसके तरंग आयाम से तय होती है। किससे तय होती है? तो उसके आयाम से तय होती है, मतलब कितना कठोर है कितना मृदु है उसके आयाम से तय होगा। तरंग का आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी। क्लियर है मेरी बात? दूसरा, तारत्व की बात करेंगे। ध्वनि की तरंग आवृत्ति जितनी अधिक होती है उसका तारत्व उतना ही अधिक होती है। मतलब प्रबलता या मृदुता उसके आयाम से देखी जाती है और उसकी तारत्वता उसकी किससे देखी जाती है, तो उसकी आवृत्ति से देखी जा रही है। क्लियर है दोनों पॉइंट? चलिए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक होगा, गिटार का या कार का? कार के हार्न का। ध्यान दीजिए, जो गिटार की जो ध्वनि होती है उसकी आवृत्ति कार के हार्न से अधिक होती है। अतः जो गिटार की ध्वनि का तारत्व क्या होगा, तो अधिक होगा। क्लियर है मेरी बात? अगला पॉइंट, अगला पॉइंट यहाँ से फिर से क्वेश्चन आपके सामने। किसी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल और आयाम से क्या अभिप्राय है, उसको समझना है। यहाँ पे मैं एक चार्ट दे दिया हूँ, उसी से समझ लेंगे। तरंगदैर्घ्य को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है जो दो समान चरणों के बीच की दूरी होती है। आवृत्ति जिसको हम एफ से या हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, जो प्रति सेकंड तरंगों की संख्या होती है। आवर्तकाल को हम कैपिटल टी से दिखाते हैं। इसका मतलब एक पूर्ण तरंग का जो समय होता है वो होता है। आयाम की बात करेंगे जिसको हम ए से डिनोट कर देंगे। इसका मतलब संतुलन स्थिति में अधिकतम उसका जो विचलन होगा वो उसका आयाम कहलाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ आएंगे, वो क्या होगा? कह रहा है कि किसी ध्वनि की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति और उसके वेग में किस प्रकार से संबंध है, उनको देखेंगे। संबंध का मतलब कि आपको हम देखना है फार्मूला।
यानी जो ध्वनि का तरंग तरंग का जो वेग होगा, उसकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पर आवृत्ति एफ ले रहे हैं, हमने आवृत्ति को म्यू लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? आप चाहेंगे तो यहाँ यही रिलेशन है, यानी लैम्ब्डा इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, ये आपका रिलेशन है। यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जो आपके न्यूमेरिकल्स इसमें दिए हैं। थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर की तरफ आते हैं। थर्ड नंबर का न्यूमेरिकल्स वहां पे है। फोर्थ नंबर है कि किसी ध्वनि स्रोत से 450 मीटर की दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य है जो 500 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकता है। उस स्रोत से मनुष्य के पास पहुंचने के लिए दो क्रमागत संपीड़नों में कितना अंतराल होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आवृत्ति है, मतलब कि इसको हम न्यू का नाम देते हैं, वो 500 हर्ट्ज है और आवृत्ति बराबर होता है 1 बटा आवर्तकाल, जो 500 बराबर 1/t दिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो गया, t इधर आ गया, ये इधर चला आया। 1/500, इसका मतलब 0.02 सेकंड का टाइम लगेगा। ठीक है? अगला पॉइंट, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। ध्वनि की प्रबलता, जिसको हम लाउडनेस का नाम देते हैं, मानव कान के द्वारा अनुभव की जाने वाली ध्वनि की प्रकार की अनुभूति होती है, जो ध्वनि की इंटेंसिटी, जिसको तीव्रता पर क्या करती है, वो निर्भर करती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के दिए हुए हैं। सबसे ज्यादा हम ध्वनि की चाल की बात करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा निक एल्युमिनियम, जो सबसे ज्यादा होता है 6420 होता है एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल, जो क्या होता है, जो रूप होता है ठोस का। उसके बाद निकिल, उसके बाद स्टील, लोहा, पीतल, कांच, इस प्रकार की चीजें आपकी दी हुई है। ये आपका चार्ट है, जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु, जल और लोहे में किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होती है। तो आपको पता है कि सबसे तेज ध्वनि आपकी ठोसों में होती है, और इसमें ठोस कौन सा है, तो ठोस आपका लोहा है। तो आराम से आप, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, लोहे में ध्वनि सबसे तेज होती है। पीडीएफ में आपका सबका आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है? अगला पॉइंट है यहाँ पे देखिए, कोई भी प्रतिध्वनि 3 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 342 मीटर प्रति सेकंड है, तो परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होगी। तो मैंने अभी पढ़ा है ये वाला फार्मूला, v इक्वल टू म्यू इंटू लेमडा। तो हमको आवृत्ति बतानी है, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, v अपान लेमडा, जो 339/1.5, यानी ये हो गया आपका 2200 2200 22,600 हर्ट्ज की हो गया। ठीक है? ये शायद इसका आंसर नहीं है, प्लीज एक मिनट चेक करने दीजिए। सॉरी, माफी चाहता हूँ मैं, ये इसका आंसर नहीं है। पीडीएफ में आपको सही करके मिलेगा, डोंट वरी, इसको आप काट दीजिएगा। ठीक है? इसका मैं सॉल्यूशन आपको बता दे रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए ध्वनि की चाल v बराबर आपका 342 दिया हुआ है, आपका t बराबर 3 सेकंड का टाइम भी दिया हुआ है। तो हम यदि ध्वनि के द्वारा तय की गई दूरी की बात करें, हम दूरी की बात करें, तो दूरी बराबर क्या होगा, v इंटू टी होगा। ठीक है? इसका मतलब कि 342 गुणे 3 की बात करेंगे, इसका मतलब कि 1026 मीटर की बात कर देंगे हम, कर देंगे। अब ये बताइए, अब 3 सेकंड के पश्चात सुनाई देगा, तो 3 सेकंड के पश्चात सुनाई देगा, तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। इसका मतलब उनके बीच की दूरी 1026/2, 2×5 = 10, मतलब 513 मीटर इसका फाइनली आंसर होगा। हो सकता है मिस हो गया हो मुझसे, मैं इसको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा सही करके। अगला क्वेश्चन, हाँ, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि सामान्य मनुष्य में कानों के लिए श्रव्यता का परास कितना होना चाहिए, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच तक होती है इसकी परास। ठीक है? अगला पॉइंट है, निम्न में संबंधित आवृत्तियों का परास क्या है। पहला है अवश्रव्य ध्वनि और दूसरा है पराध्वनि।
ध्यान दीजिए। यदि हम अवश्रव्य ध्वनि की बात करें, तो अवश्रव्य का मतलब होता है जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति सुनने की क्षमता रख रहा हो। इसे क्या होता है, इसमें नॉर्मली जो ह्यूमन होते हैं, मनुष्य होता है, उसको नहीं सुन सकता है, ठीक है? वहीं दूसरी पराध्वनि की, जिसको अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, इसकी वैल्यू 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इसको भी हम ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। वो सुनने के लिए सिर्फ़ आपकी डॉल्फिन हो गई, चमगादड़ हो गया, पारपॉइज़ ध्वनियाँ हो गई, ये सभी के सभी क्या होते हैं, इनको सुनते हैं। अब इस चैप्टर से संबंधित आपने क्या सीखा है, उनको हमने पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए। देखिए पॉइंट, ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। अगला पॉइंट है, ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों और विदलनों के रूप में संचारित होती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। कह रहा है कि घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन से एक दोलन क्या होता है, तो पूरा होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती के रूप में अपने मान की पुनरावृत्ति करता है, तो ध्वनि का तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा कहलाता है। ठीक है। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल मतलब कि कैपिटल टी कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्लियर है पॉइंट। ध्वनि का वेग जिसको हम भी, आवृत्ति जिसको हम म्यू का नाम देते हैं, तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, इसका संबंध भी इक्वल टू म्यू इनटू लैम्डा होता है। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरित होने वाले माध्यम की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। किस पर? संचरित होने वाले प्रकृति और ताप पर निर्भर करेगा ध्वनि का चाल। अगला पॉइंट इसमें, अगला पॉइंट है, ध्वनि के परावर्तन के नियमक के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा और परावर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब से समान कोण बनाते हैं और ये तीनों के तीनों क्या होंगे, तो एक तल में होते हैं। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना आवश्यक होना चाहिए। किसी सभागार में ध्वनि निर्बंध बारंबार परावर्तनों के कारण होता है और इसे हम क्या कहते हैं, अनुरणन का नाम देते हैं। ध्वनि के अभिलक्षण जैसे आपके तारत्व, प्रबलता, गुणता, संगत तरंगों के गुण के द्वारा निर्धारित होते हैं। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया के द्वारा होता है। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। करा कि मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होता है। श्रव्यता के परास से कम आवृत्तियों की ध्वनि को अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं और श्रव्यता के परास से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराध्वनि का नाम देते हैं। पराध्वनि के चिकित्सा और प्रौद्योगिक क्षेत्रों में अनेक उपयोग भी किए गए हैं। आपको इस सभी प्रकार के क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। अब हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं किसके तरफ, तो एमसीक्यू फॉर्मेट की तरफ। ठीक है। पहला इसका पॉइंट है एमसीक्यू फॉर्मेट में कि जब, अच्छा कलर चेंज कर लें, हाँ ठीक है। जब आप ताली बजाते हैं तो आप किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो ये है यांत्रिक ऊर्जा। क्या? यांत्रिक ऊर्जा। स्वरित जिसको हम टनिंग फॉर्क का नाम देते हैं, को रबड़ के पैड पर मारने पर क्या होता है, तो रबड़ के पैड पर मारने पर यह कंपित होकर के ध्वनि उत्पन्न करता है। स्वरित्र की भुजा को अपनी उंगली से स्पर्श करने पर क्या अनुभव होता है, तो ध्वनि और कंपन का महसूस होता है। ऑप्शन नंबर ए। फोर्थ नंबर की तरफ देखेंगे, यदि स्वरित्र की भुजा से लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद को बिना कंपन के छुआ जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा,
तो गेंद में किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होगा। यदि स्वरित्र की भुजा में लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद को कंपित करते हुए छुआ, अच्छा दोबारा रिपीट हुआ है ये, कोई बात। कंपन स्वरित्र को पानी से भरे गिलास में छूने पर क्या अनुभव दिखाई देगा? तो ये क्या पानी उबलेगा, स्वरित्र टूट जाएगा, कोई ध्वनि नहीं सुनाई देगी कि ध्वनि का परिवर्तन होगा। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ध्वनि में परिवर्तन। क्लियर है? 7 नंबर के तरफ आते हैं। कंपमान का अर्थ क्या है? कि वस्तु का तेजी से इधर-उधर गति करना। निम्नलिखित में से किससे ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है? तो आघात देकर, रगड़कर, फूंककर, इन्हीं सभी चीजों से हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। मनुष्यों में वाक ध्वनि किसके कंपनों के कारण उत्पन्न होती है? तो वोकल कॉर्ड के कारण। वोकल वाक तंतु के कारण। पक्षियों या मक्खियों की ध्वनि कैसे उत्पन्न की जाती है? तो उनके आंखों से बिल्कुल नहीं, पैरों से नहीं, शरीर के ताप से नहीं, पंख या उनके पंखों के कंपन से। तनी हुई रबड़ की छल्ले से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो उनको खींचने और छोड़ने पर यह कंपित होती है, तो आपको ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि का संचारण किसे कहते हैं? तो ध्वनि का स्रोत से सुनने वाले तक माध्यम के द्वारा पहुंचना ध्वनि का संचारण कहलाता है। ध्वनि किस माध्यम से संचरित हो सकती है? ठोस, द्रव, गैस, इन सभी से ध्वनि क्या होती है? संचरित हो सकती है। अगला पॉइंट, ध्वनि संचरण के दौरान माध्यम के कण कैसे व्यवहार करते हैं? तो कंपमान करके अपने समीप के कणों को क्या करते हैं? ये प्रभावित करते हैं। माध्यम में ध्वनि का संचरण कब समाप्त हो जाता है? तो जब हमारे कानों तक पहुंच जाता है तो उसका संचरण क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? चलिए अगला हम 16 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर में कलर चेंज करते हैं हम। करा की ध्वनि माध्यम के कणों के द्वारा कैसे संचरित होते हैं? तो ये कैसे संचरित होंगे? तो जब कण निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न करेंगे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला पॉइंट है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग उत्पन्न करती है? ध्वनि आपकी यांत्रिक तरंग उत्पन्न करती है कि विद्युत तरंगे, किस प्रकार की? तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के संचारण के लिए सबसे सामान्य का माध्यम कौन सा है? तो सबसे सामान्य माध्यम वायु है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो वायु में क्या बनता है? तो वायु में एक प्रकार का आपको संपीड़न देखने को मिलेगा, उच्च दाब का छत्र देखने को मिलेगा। कंपमान वस्तु पीछे की ओर जाने पर वायु में क्या बनाता है? जब पीछे की तरफ जाएगा तो वहां पर आपको विरलन देखने को मिलेगा, मतलब निम्न दाब का क्षेत्र देखने को मिलेगा, और आगे की तरफ संपीड़न मतलब कि उच्च दाब का क्षेत्र देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है, संपीड़न और विरलन किसके कारण ध्वनि तरंग बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपके दाब परिवर्तन के कारण। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है उसका उच्च दाब। ठीक है। ध्वनि तरंग की दिशा कैसी होती है? तो ध्वनि तरंग की दिशा आपकी अनुदैर्ध्य होती है। तरंग की दिशा में कण आगे और पीछे गति करते हैं। स्लिंकी का नाम, स्लिंकी में अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न करने पर क्या देखा जाता है? तो कुंडलियां तरंग की दिशा के समानांतर आगे या पीछे गति करती हैं। 25 नंबर है, स्लिंकी पर कुंडलियों के पास पास आने वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? जब पास पास आता है तो इस क्षेत्रों को नाम देते हैं हम संपीड़न। क्या नाम देते हैं? संपीड़न। स्लिंकी पर कुंडलियों के दूर दूर हो जाने से क्षेत्रों को क्या कहते हैं? इसी का नाम है विरलन। ठीक है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग ध्वनि है? तो ये प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग की ध्वनि है। 28 नंबर है, अनुदैर्ध्य तरंग में माध्यम के कण की दिशा में गति करती है, सीधे इसके संचरण के लंबवत या समानांतर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये करती है समानांतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर। अनुप्रस्थ तरंग में कण किस दिशा में गति करते हैं? तो तरंग संचरण की दिशा में लंबवत गति करते हैं। ठीक है। और अनुदैर्ध्य में
समानांतर गति करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन सा है? तालाब में पत्थर फेंकने पर जल की सतह पर बनी तरंग, ये एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, याद रख लीजिएगा दिमाग में। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि प्रकार का अनुदैर्ध्य तरंग। किसी ध्वनि तरंग के प्रमुख अभिलक्षण कौन-कौन से हैं? तो उसकी आवृत्ति, उसका आयाम, उसका वेग, ये सभी के सभी अभिलक्षण हैं। ध्वनि तरंग में संपीड़न C क्या दर्शाता है? कि कण दूसरे से दूर-दूर हो जाते हैं। ठीक है? ध्वनि तरंग में दो क्रमागत संपीड़नों या विकिरणों के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंगदैर्ध्य का SI का मात्रक मीटर होता है। आवृत्ति क्या बताती है? तो कोई घटना कितनी बार घटित हो रही है, आवृत्ति दर्शाती है। यदि आप ढोल को 1 सेकंड में 10 बार पीटते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? उसकी आवृत्ति कितनी है? तो 10 है। हेनरिक रोडल्फ हर्टज, जिसको हर्टज के योगदान में क्या शामिल है? तो ये शामिल है रेडियो और टेलीविजन की नींव क्या है इसमें? इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? इसका सही जवाब यही होगा, रेडियो और टेलीविजन के विकास की नींव। आवृत्ति का SI मात्रक किसके सम्मान में रखा गया था? इसके रखा गया था, तो ये रखा गया था हेनरिक हर्टज के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। 40 नंबर, ध्वनि तरंगों में कणों के अधिकतम और निम्नतम घनत्व के बीच एक दोलन को क्या कहेंगे? अच्छा पॉइंट है, ये भी पढ़ाए भी हैं, तरंगदैर्ध्य कहेंगे। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या को हम क्या कहते हैं? एकांक समय में, तो इसका नाम है आवृत्ति। क्या है? आवृत्ति। ध्वनि तरंग में आवृत्ति को सामान्यतः किस रूप में निरूपित करते हैं? इसका नाम है न्यू। इसको थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इस प्रकार से बनता है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मतलब SI इकाई ध्वनि तरंग की क्या होती है? तो ये होती है हर्ट्ज। दो क्रमागत संपीड़नों और विकिरणों के बीच के समय को हम आवर्तकाल का नाम देते हैं। ध्वनि तरंग का आवर्तकाल किस SI मात्रक में मापा जाता है? तो ध्यान दीजिए, इसका जो आवर्तकाल है वो किस में मापा जाएगा? तो आवर्तकाल तो सेकंड में मापा जाएगा ना, मीटर में तो नहीं ना। चलिए अगला पॉइंट, आवृत्ति और आवर्तकाल में बीच संबंध क्या है? तो आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। अगला पॉइंट है 47 नंबर, कलर चेंज करते हैं हम। करक उच्च तारत्व वाली ध्वनि में प्रत्येकांक समय में क्या अधिक होता है? तो उनके बीच में जो अधिक होगा वो होगा संपीड़नों और विकिरणों की संख्या। ठीक है, एक ही माध्यम जैसे वायलिन में बांसुरी की ध्वनियां सुनाई देती हैं, उनके स्रोतों की चाल समान है लेकिन हम उन्हें अलग क्यों सुनते हैं? इनका नाम है आवृत्ति और स्वर के कारण। ठीक है, 49 नंबर देखिए, करा कि आवृत्ति और आवर्तकाल का जो गणितीय संबंध है F/T बराबर 1 होता है। यानी आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल पढ़े हैं ना आप? आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल को T से, आवृत्ति को F से डिनोट किया गया है, वही बात है। किसी ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस रूप में अनुभव करता है? तो तारत्व के रूप में। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व कैसा होगा? तो जाहिर सी बात है, अधिक होगा। ठीक है ना। 52 नंबर की तरफ, निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व कैसा होता है? तो कम होता है। 53 नंबर, विभिन्न आकार और आकृति की वस्तुएं ध्वनि से किससे उत्पन्न होती हैं? तो उसकी विभिन्न आवृत्ति और विभिन्न प्रकार की तारत्व से उत्पन्न होती हैं। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को क्या कहते हैं? तो उसके अधिकतम विक्षोभ को हम क्या कहेंगे? इसका नाम है आयाम। क्या नाम है? आयाम। ठीक है, अगर हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारते हैं तो हमें क्या सुनाई देता है? धीरे से मारेंगे तो हमें मृदु ध्वनि सुनाई देगी।
यदि हम चोट तेज मारते हैं तो हमें प्रबल सुनाई सुनाई देगी। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट। स्रोत से दूर जाने पर ध्वनि का क्या होता है? तो स्रोत से दूर जाने पर आयाम और प्रबलता दोनों के दोनों कम हो जाते हैं। 58 नंबर है, प्रबल ध्वनि अधिक दूरी तक क्यों चल सकती है? अधिक दूरी तक चलने का रीजन है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। अगला पॉइंट है, ध्वनि का वह अभिलक्षण जो समान तारत्व और प्रबलता वाली दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है, वो क्या कहलाता है? तो इसी को तो बोलते हैं हम क्या? इसका नाम क्या है? इसका नाम है टिम्बर, जिसको हम स्वरूप का नाम देते हैं। एकल आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? इसी को हम टोन का नाम देते हैं। अनेक आवृत्तियों के ध्वनि की ध्वनियां उत्पन्न होती है, उनको क्या कहते हैं? तो इनको हम नॉइज बोलते हैं, मतलब शोर बोलते हैं। ठीक है। अगला, वह ध्वनि जो कर्ण प्रिय नहीं है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को स्वर बोलेंगे, शोर। अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है नोट, मतलब कि स्वर कहलाती है। 64 नंबर देखेंगे, वह ध्वनि जो कर्ण प्रिय नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम नॉइज बोलते हैं। 65 नंबर, तरंग के किसी बिंदु जैसे संपीड़न या विरलन के द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहलाती है? इसको फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, मतलब कि आवृत्ति का नाम देंगे। किसी क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि की ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि तीव्रता, इंटेंसिटी कहलाती है। प्रबलता और तीव्रता में क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर है कि प्रबलता ध्वनि के लिए कान की अनुभूति है और तीव्रता ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि की प्रबलता की अनुभूति पर क्या निर्भर करती है? तो ये किस पे निर्भर करेगी? ये निर्भर करेगी आपकी कान की संवेदनशीलता पर। 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? जो ऑप्शन इसमें दिया केवल उसी की बात करेंगे। इसमें लोहा में, वैसे आप निकिल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और निकिल से भी पहले एल्यूमिनियम होता है, उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है ना। वायु, जल और लोहे में ध्वनि का चाल क्रम बताना है, तो सबसे ज्यादा लोहा, उसके बाद जल, उसके बाद वायु। ऑप्शन नंबर बी। किसी पटाखे या बिजली की चमक दिखाई देने के बाद ध्वनि देर से सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, ध्वनि का प्रकाश की तुलना में धीमा होना। ध्वनि की चाल किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करेगा किस पे? तो ये निर्भर करेगा उसकी आवृत्ति पे। ठीक है ना, आवृत्ति पे निर्भर करता है। 73 नंबर की तरफ ध्यान देंगे। 73 है कि माध्यम बदलने पर ध्वनि की चाल कैसे बदलती है? तो ये बदलती है आपकी ठोस से गैस की ओर जाने पर घटती है। ध्वनि का परिवर्तन किस प्रकार होता है? तो ये होता है ठोस या द्रव सतह से और नियम प्रकाश के परावर्तन जैसे। ध्वनि का परिवर्तन किस सिद्धांत का पालन करता है? तो ये प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करता है। ध्वनि के आपतन और परावर्तन के दिशा के बीच में कौन सा कोण होता है? तो ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पढ़े भी हैं आप। ध्वनि के परावर्तन के लिए क्या आवश्यक है? तो इसके लिए बड़े आकार का अवरोधक का होना आवश्यक है। प्रतिध्वनि का अर्थ क्या है? तो प्रतिध्वनि का अर्थ है कि परावर्तक वस्तु से लौटकर श्रोता तक आने वाली ध्वनि, ये आपकी प्रतिध्वनि कहलाती है। अगला पॉइंट है 79 नंबर। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 1/10 होती है, जिसको हम 0.1 सेकंड का नाम दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि के बराबर बारंबार परावर्तन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका पॉइंट है, उसी का नाम है अनुरणन। ठीक है ना। अनुरणन कब होता है? यह बार बार परावर्तन से
जब यह सुनाई देने तक बनी रहती है। बादलों की गड़गड़ाहट की ध्वनि बार-बार परावर्तित क्यों होती है? क्योंकि बादल और भूमि में बार-बार परावर्तन होता रहता है। किसी बड़े हाल में ध्वनि का लंबा समय तक सुनाई देना किस कारण से होता है? ये देता है दीवारों की बारंबार परावर्तन के कारण। सभा भवन में अत्यधिक अनुरणन को कम करने के लिए किस प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? वहां पर आपको फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर के इस प्रकार के पर्दे आपको देखने को मिलते हैं और पर्दे। मेगाफोन, हार्न, लाउडस्पीकर किस उद्देश्य से शंक्वाकार बनाए जाते हैं? इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि एक विशेष दिशा में उनकी ध्वनि को क्या कर दिया जा सके, तो भेजा जा सके। ठीक है, हमने 85 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, आगे बढ़ते हैं 86 नंबर तरफ। 86 है कि मेगाफोन में शंक्वाकार नली का मुख्य कार्य क्या है? कि ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके एक दिशा में भेजना। स्टेथोस्कोप का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर के अंदर की उत्पन्न ध्वनि को डॉक्टर तक पहुंचना और उसकी जांच करना स्टेथोस्कोप का काम है। स्टेथोस्कोप में ध्वनि कैसे डॉक्टर के पास पहुंचती है? तो सबको पता है ये बार बार परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। कंसर्ट हॉल या सिनेमा हॉल की छत वक्राकार क्यों बनाई जाती है? इसलिए कि ध्वनि के परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में आसानी से पहुंच सके। बड़े हॉल में ध्वनि पट्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? कि ध्वनि को समान रूप से पूरे हॉल में फैलाया जा सके। ठीक है, 91 नंबर आएंगे। कह रहा है कि मनुष्य में लगभग आवृत्तियां ध्वनि कितनी सुनी जा सकती हैं? पढ़ के आए हैं 20 से 20 हजार हर्ट्ज तक। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और कुछ जानवरों में श्रव्यता का परिसर 20,000 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक सुनने को मिलता है। अगला पॉइंट है, कलर हम चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति जो होगी वो अवश्रव्य कहलाएगी। और वहीं पे कौन सा जीव अवश्रव्य ध्वनि के प्रयोग करके संपर्क स्थापित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ये बताएंगे आप लोग कौन सा सही जवाब है इसमें? ये है हाथी और वेल। हाथी और वेल अवश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग करके संपर्क को स्थापित करता है। अब गला बैठ रहा है। अगला पॉइंट, चमगादड़ और डॉल्फिन जैसी जीव पराध्वनि किस लिए उत्पन्न करती हैं? संचार और नेविगेशन के लिए। श्रवण सहायक जिसको हियरिंग एड बोलते हैं, ध्वनि तरंगों को किसमें परिवर्तित करता है? तो ध्वनि तरंगों को किसमें परिवर्तित करेगा? तो यांत्रिक कंपन में। किसमें? मेरे ख्याल से यही होगा, यांत्रिक कंपन में, विद्युत संकेतों में। किसमें? विद्युत संकेतों में प्रयोग करता है। एम्पलीफायर का कार्य क्या है? विद्युत संकेतों को प्रवर्धित करना। ऑप्शन नंबर बी, 97 का बी। 98 नंबर देखिए, कह रहा है कि पराध्वनि अल्ट्रासोनिक क्या होता है? जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि होती है पराध्वनिक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। पराध्वनिक तरंगों का उपयोग सर्पिलाकार नली और विषम आकार के पुर्जों को साफ करने के लिए किया जाता है। ये क्या कह रहा है, कैसे किया जाता है? कि तरंगों से धूल और गंदगी को फैलाया जाता है? बिल्कुल नहीं, नीचे गिराया जाता है, मतलब उनको हटा लिया जाता है ना। ऑप्शन नंबर ए ही तो इसका सही होगा। ठीक है, अगला पॉइंट 100 नंबर की तरफ आते हैं। करा कि पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉकों में दोष खोजने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि जो साधारण वहां पे जो ध्वनि होती है दोष के कारण मुड़ जाएगी और पराध्वनि परावर्तित होकर के उस दोष को दिखाएगी और उसको साफ करने में मदद मिलेगी। अब आपको ईसीजी मतलब इसको इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। पराध्वनि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इकोकार्डियो का मतलब हृदय से संबंधित हो गया। ऑप्शन नंबर बी, हृदय के विभिन्न भागों में प्रतिबिंबित बनाने। पराध्वनि संसूचक किन असामान्यताओं को पता लगाने में किया जाता है? तो पित्ताशय की पथरी और गुर्दे की पथरी का पता लगाने में। वहीं पे अल्ट्रासोनोग्राफी जिसका नाम बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है? तो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने की प्रकार की एक तकनीकी है। अल्ट्रासोनोग्राफी का मुख्य उपयोग क्या है? जिसे गर्भकालीन जांच, जन्मजात दोष, अंगों की वृद्धि, अनियमितताओं का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। वही अल्ट्रासाउंड का नाम आपने सुना होगा ना, कि अल्ट्रासाउंड पेट का होता है ना, वही है। ध्वनि किस माध्यम से संचरित होती है?
तो ध्वनि आपको अनुदैर्घ्य के रूप में द्रव्यात्मक माध्यम में संचरित होती है। 106 नंबर की तरफ है, अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रतिबिंब कहाँ प्रदर्शित होता है? तो केवल फिल्मों पर, और इसमें ऑप्शन 2 सही है, मॉनिटर और प्रदर्शित फिल्म पर मुद्रित होती है। पराध्वनि, करा की पराध्वनि तरंगों पर शरीर में गमन किस आधार पर प्रतिबिंबित होता है? तो ऊतक के घनत्व में परिवर्तन के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से ये चैप्टर खत्म होता है। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 12। कंप्लीट आपको एक मैराथन मिलेगी आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 12 तक, जिसमें अभ्यास के प्रश्न, चैप्टर के प्रश्न, न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू फॉर्मेट सब मिलेंगे। कोई बच्चा यदि बुक पढ़ना नहीं चाहता है, बिल्कुल कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल इस वीडियो को पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, आपका सबका सब काम हो जाएगा इसमें, ठीक है ना? स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं थे, कुछ क्वेश्चंस इस प्रकार से नहीं थे, तो इसमें से केवल हम पाप करने वाले हैं आज आपको कि केवल हमने आपने क्या सीखा, इस वाले प्रश्न को देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 130 क्वेश्चन के आसपास आपको एमसीक्यू फॉर्मेट हम आपको दिए हैं, मतलब पूरे के पूरे एक एक लाइन का एमसीक्यू है, ठीक है? चलिए, करा की फसल के लिए अनेकों पोषक आवश्यक हैं। हवा से कार्बन, ऑक्सीजन, पानी, हवा से क्या है तो कार्बन और ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और मिट्टी से शेष पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। कलर हम चेंज कर लेते हैं। करा कि इन पोषकों में कुछ पोषकों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, इन्हें हम बृहद पोषक कहते हैं, और शेष जो अन्य पोषक जिनकी मात्रा कम होनी चाहिए, उनको हम सूक्ष्म पोषक का नाम देते हैं। फसल के लिए पोषकों के मुख्य स्रोत खाद्य और उर्वरक हैं। अगला पॉइंट है कि कार्बनिक कृषि प्रणालियों में उर्वरकों, पीड़ानाशकों और पीड़कनाशकों और शाकनाशकों का निम्नतम और बहुलक प्रयोग नहीं किया जाता है। इन प्रणालियों में स्वस्थ फसल तंत्र के साथ कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित अपशिष्टों और जैव कारकों का अधिक प्रयोग होता है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहे हैं कि एक विशेष फार्म में फसल उत्पादन और पशुपालन आदि में बढ़ावा देने के लिए खेती को मिश्रित खेती तंत्र कहते हैं। अगला पॉइंट है कि मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में एक साथ उगाते हैं, ये मिश्रित फसल होते हैं। फिर अगला पॉइंट है, दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार में पैटर्न में उगाने पर उसको हम अंतरा फसलीकरण का नाम देते हैं। एक ही खेत में विभिन्न फसलों को पूर्व नियोजित अ, अनुक्रम में लगाए गए तो उसे हम फसल चक्र का नाम देते हैं। ठीक है, उच्च फसल, अच्छी गुणवत्ता, जैविक और अजैविक कारकों के प्रति प्रतिरोधिता, अल्प परिपक्वन काल और बदलती परिस्थितियों के लिए अनुकूल, और ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण के लिए नस्ल सुधार की आवश्यकता होती है। फार्म पशुओं के लिए उचित देखभाल, प्रबंधन जैसे कि आवास, आहार, जनन, रोगों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसे हम क्या कहते हैं तो पशुपालन कहते हैं। कुक्कुट पालन घरेलू मक्खियों की संख्या को बढ़ाने के लिए करते हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत अंडों का उत्पादन और मुर्गों के मांस के लिए ब्रॉयलर का उत्पादन करते हैं, यानी मुर्गों के मांसों के लिए ब्रॉयलर का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, कुक्कुट पालन में उत्पादन को बढ़ाने और उन्नत किस्म की नस्लों में भारतीय देसी बाह्य नस्लों में संस्करण कराते हैं। समुद्र और अंतःस्थलीय स्रोतों से मछलियां प्राप्त कर सकते हैं। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए उनका संवर्धन समुद्र और अंतःस्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों में कर सकते हैं। समुद्री मछलियों को पकड़ने के लिए प्रतिध्वनि गंभीरता मापी उपग्रह के द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र का प्राय मत्स्य पालन के लिए अपनाते हैं। मधुमक्खी पालन मोम और मोम को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, मतलब मधु और मोम को प्राप्त करने के लिए मधुमक्खी पालन किया जाता है।
अब आपको इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, देखिए यहाँ पर। इसमें आपको प्रश्न है कि अनाज, दाल, फल, सब्जियों में से हमें क्या प्राप्त होता है? तो इससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है? अगला पॉइंट, ये आपके आपके स्रोत हैं, ठीक है? और ये आपके पोषक हैं, जैसे हवा। हवा से कार्बन और ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मृदा से आपके बृहद पोषक तत्व। बृहद पोषक तत्व कौन-कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। कौन-कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। वहीं सूक्ष्म पोषक की बात करेंगे तो आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन, ये सभी के सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। मैं आपसे बता दूं, इससे से 100% है कि क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे, याद रख लीजिएगा। अब आइए कुछ जानते हैं। कह रहा है कि पानी की कमी और वर्षा की अनियमितता के कारण क्या होता है? सूखा होता है। वर्षा पर आधारित कृषि को सूखे से बहुत हानि होती है, विशेषतः उन क्षेत्रों में जहां पर किसान फसल उत्पादन में सिंचाई का उपयोग नहीं करते और केवल किस पर निर्भर है? तो वर्षा पर निर्भर है। हल्की मृदाओं में क्या होता है कि पानी को संचित करने की क्षमता कम होती है, इसलिए जिन क्षेत्रों में हल्की मृदा होती है, वहां पर सूखे के कारण फसलों की बहुत हानि होती है। वैज्ञानिकों ने कुछ फसलों की ऐसे किस्में तैयार कर ली जो सूखे की स्थिति को सहन कर सकती हैं। आप देख ही रहे हैं, अलग अलग प्रकार की फसलें आपकी तैयार हो रही हैं। अगला पॉइंट, बृहद पोषक क्या है? ध्यान दीजिए, बृहद पोषक क्या है और इन्हें पोषक क्यों कहते हैं? करा कि बृहद पोषक उन्हें कहते हैं जिनकी पौधों को अपने पोषण के लिए अधिक मात्रा में पोषक की आवश्यकता होती है और इनकी संख्या 9 है और इन्हें मिट्टी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? जैसे आपके बता दें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फिर से याद करिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, हाइड्रोजन, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ऑक्सीजन। ये क्या है आपके? तो आपके बृहद, ओहो! मॉलिब्डेनम तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मॉलिब्डेनम तो आपके सूक्ष्म पोषक तत्व में दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। तो माफ़ी चाहते हैं, इसमें मॉलिब्डेनम हटा लीजिएगा आप। यहाँ से मॉलिब्डेनम आप यहाँ से हटा लीजिए। मॉलिब्डेनम इसको हटा लीजिएगा यहाँ से, ये वाला पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट। कह रहा है कि मुख्य रूप से हवा, पानी और मिट्टी से जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, ये आपके सेकंड वाले का आंसर है कि पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो पानी, हवा और मिट्टी के पोषक से। अगला, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद्य और उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। देखिए, खाद्य लंबे समय तक लाभ देती है, मिट्टी की संरचना में सुधार करती है और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर रहती है, जबकि जो उर्वरक होते हैं, ये त्वरित होगा, मतलब जल्दी आपका लाभ प्रदान करेगा, लेकिन लंबे समय में मिट्टी के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाता है और सूक्ष्म जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। ये उर्वरक होता है। जो आप लोग यूरिया वूरिया देते हैं ना, पोटास वोटास, ये तो आपको तुरंत पोषक तत्व प्रदान कर देता है, फसल का प्रोडक्शन भी बढ़ा देता है, लेकिन मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बहुत लंबे दिनों तक नहीं रख पाता है। अगला पॉइंट, कह रहा है कि पशुपालन, कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्या समानता है? देखिए, पशुपालन और कुक्कुट पालन में प्रबंधन प्रणाली में समानता है। दोनों में ही संकरण से श्रेष्ठ प्रजातियां प्राप्त की जाती हैं, ठीक है ना? ताकि उनसे मानव के लिए उपयोगी खाद्य प्राप्त किया जा सके और जो मात्रा में, गुणवत्ता में क्या हो, तो श्रेष्ठ हो। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट है ब्रॉयलर और अंडे। देखिए, इंपॉर्टेंट इतना नहीं था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ज्यादा है कि ब्रॉयलर और अंडे देने वाले लेयर में क्या अंतर है, इसके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट करना है। चलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। ब्रॉयलर को प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है, और वे कम स्थान में रह सकते हैं। वहीं लेयर को अंडे देने के लिए विटामिन और खनिजों से भरपूर आहार, पर्याप्त रोशनी और अधिक स्थान की जरूरत होती है। क्लियर है? ये पॉइंट सही है। अब आइए, मधु उत्पादन के लिए प्रयुक्त मधुमक्खी से कौन सी ऐच्छिक गुण होने चाहिए? ऐच्छिक गुण यही होने चाहिए कि उसकी जो उत्पादन शक्ति है, वो उच्च शक्ति शहद एकत्रित करने में हो।
कम डंक को मारे, ऐसा स्वभाव हो, उसके जो छत्ते हो लंबे समय तक बने रहें, आदत उसमें हो, बहुत तेज प्रजनन दर हो, शत्रुओं से बचाव की उनके पास क्षमता हो और रोग प्रतिरोध क्षमता के कारण इस प्रकार के गुण इसमें विद्यमान होने चाहिए। अगला है कि चारागाह क्या है और ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। चारागाह चारागाह फूलों और पौधों की वह वनस्पति है जहां से मधुमक्खियां शहद को बनाने के लिए रस, जिसको हम अमृत का नाम देते हैं, और पराग को इकट्ठा करने का काम करती है चारागाह से। तो समझ में आया कैसे संबंधित है। अब हम आएंगे कंप्लीट एमसीक्यू की तरफ। क्लियर है। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं एमसीक्यू के, कि भोजन से हमें कौन-कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब के सब प्राप्त होते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत कौन-कौन से हैं? तो पौधे और जंतु हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं। इसमें आपको 125 प्लस ही एमसीक्यू हैं, ध्यान दीजिएगा। पूरे के पूरे मिलेंगे आपको। कह रहा कि अधिकांश भोज्य पदार्थ हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कृषि और पशुपालन से। भारत में कृषि के लिए नई भूमि उपलब्ध क्यों नहीं है? क्योंकि पहले से ही अधिकांश भूमि पर क्या हो रही है? तो खेती होती है। ठीक है ना? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, थोड़ा फास्ट करेंगे हम। कृषि और पशुपालन में कौन सी प्रणालियां अपनानी चाहिए? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये है संपूषणीय प्रणाली। कौन सा? संपूषणीय प्रणाली अपनानी चाहिए। खाद्य सुरक्षा किन दो बातों पर निर्भर करता है? तो उत्पादन और उपलब्धता के आधार पर। अधिकांश भारतीय जनसंख्या अपना जीवन यापन किस पर निर्भर करता है? तो कृषि पर निर्भर करता है। 10 नंबर की तरफ आते हैं। कृषि क्षेत्र में लोगों की आय बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन और मिश्रित खेती। संपूषणी जीवन यापन कृषि प्रणालियों का उदाहरण कौन सा है? तो कृषि के साथ पशुपालन करना, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन। फसल और पशुधन उत्पादन के बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये है वैज्ञानिक और संगठित प्रणालियों को अपनाना। ठीक है। 13 नंबर की तरफ आते हैं। अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार से हमें क्या प्राप्त होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। दालें जैसे चना, मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर से हमें क्या प्राप्त होता है? कोई भी दाल होगा उससे सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन प्राप्त होगा। तेल वाले बीजों से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? सबको पता है, वसा प्राप्त होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज तेल वाले हैं? तो सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सरसों। सब्जियां, मसाले और फलों से हमें मुख्यतः क्या प्राप्त होता है? तो विटामिन और खनिज लवण। वहीं दीप्तिकाल, जिसको हम फोटो पीरियड का है बोलते हैं, उसका संबंध किससे है? तो प्रकाश के काल से है, सूर्य के प्रकाश के काल से। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसलें उगाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी। खरीफ फसलों की जो अवधि होती है वो जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में होती है। शीत ऋतु के लिए आएंगे हम, कलर चेंज कर लेते हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो वो होती है रबी फसलें, ऑप्शन नंबर बी। रबी फसलों की जो अवधि है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? तो नवंबर से अप्रैल तक होता है। ठीक है। अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है 23 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो रबी फसल है आपकी कौन? गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो ये आपकी सरसों क्या है? तो रबी फसल है। 1952 से 2010 तक भारत में कृषि भूमि में कितने की वृद्धि हुई है? तो 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है। वहीं पे 1952 से 2010 तक की बात करेंगे हम, कितने गुना की बात हुई है? तो कितने गुना पैदावार वृद्धि हुई है? तो 4 गुना। फसल उत्पादन में सुधार के कितने चरण बताए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके 3 चरण बताए गए हैं। वही पूछ रहा है कि फसल उत्पादन में सुधार के कितने चरण बताए गए हैं? 3 चरण। रिपीट है क्वेश्चन ये।
जिसमें से पूछ रहा है कि फसल उत्पादन के जो पहले चरण हैं उसका उसका में क्या शामिल है। तो पहले चरण में हम बीजों का चयन देखते हैं, बीज अच्छे होने चाहिए। कह रहा है कि फसल उत्पादन सुधार की प्रमुख गतिविधियों को किन 3 वर्गों में बाँटा गया। तो ये है फसल की किस्मों में सुधार, फसल के उत्पादन में प्रबंधन, फसल के सुरक्षा में प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी। फसलों के अच्छे उत्पादन का मुख्य आधार क्या है? तो फसलों की सबसे आपका क्या है कि फसलों की किस्मों का सही चयन होना चाहिए। अगला पॉइंट, फसल की किस्मों में उपयोगी गुणों का चयन कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है किसके द्वारा? तो संकरण के द्वारा। किसके द्वारा? संकरण के द्वारा। क्लियर है मेरी बात? अगला पॉइंट, फसल की किस्मों में अच्छे गुण किस विधि से डाले जा सकते हैं? तो ये भी आपकी संकरण की विधि के से डाले जा सकते हैं। 34 नंबर की तरफ आते हैं। कह रहा है कि संकरण विधि में किन पौधों के बीच संकरण कराया जाता है? तो ये कराया जाता है किसके बीच में? तो विभिन्न आनुवंशिक गुणों वाले पौधों में। विभिन्न आनुवंशिक वाले गुणों के पौधों में। अगला पॉइंट, 35 नंबर की तरफ आते हैं। 35 नंबर है, अंतरा किस्मीय संकरण किसके बीच होता है? तो अंतरा की बात करेंगे तो ये अल विभिन्न प्रकार के किस्मों के बीच में होता है। ठीक है, 35 नंबर। अगला पॉइंट है, आनुवांशिक रूपांतरित फसलें किससे प्राप्त होती हैं? तो ऐच्छिक जीन के डालने से, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर, नए प्रभेदों को अपनाने से पहले क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? कि उनकी विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उसमें उपज की क्षमता। अच्छी फसल के लिए किसानों को किस प्रकार के बीज मिलने चाहिए? तो अच्छी गुणवत्ता वाले विशेष बीज मिलने चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? किसी प्रणालियों किन-किन बातों पर निर्भर करती हैं? जलवायु पर, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता, इन सब पर क्या करती हैं? तो निर्भर करती हैं। 40 नंबर है, किस्मों में सुधार के लिए कौन से प्रमुख कारक हैं? उच्च उत्पादन, उन्नत किस्में, प्रतिरोधकता, परिपक्वन काल, अनुकूलता, शस्य गुण, ये सभी के सभी शामिल हैं। दालों में किस गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है? तो दालों में प्रोटीन युक्त गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है। जैविक कारकों में कौन-कौन शामिल है? तो जैविक कारकों में क्या देखने को मिलेगा? रोग, कीट और निमेटोड, ये सब के सब शामिल हैं। ठीक है? आगे आएँ। कह रहा है कि अजैविक कारकों के उदाहरण क्या हैं? सूखा, सा उसके बाद क्षारता उसकी, जलक्रांति, गर्मी, ठंडी, पाला, ये सब के सब। व्यापक अनुकूलता वाली किस्मों का क्या लाभ है? तो ये है विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी उगाई जा सकती हैं। चारे वाली फसलों के लिए कौन-सा सस्य गुण ऐच्छिक होती हैं? तो ये क्या होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए और सघन शाखाएँ होनी चाहिए इसकी। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। कह रहा है, सस्य विज्ञान आधारित किस्में किस उद्देश्य से विकसित की जाती हैं? तो ये की जाती है अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, 46 नंबर का बी। वही 47 तरफ आते हैं। 47 क्या कह रहा है कि भारत में कृषि किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? छोटे छोटे खेतों से लेकर के बड़े फार्मों तक। उत्पादन प्रणालियां कितने प्रकार की बताई गई हैं? उत्पादन की प्रणालियां आपकी निम्नलिखित में से मात्र 3 प्रकार की बताई गई हैं। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादन प्रणालियां हैं? तो बिना लागत की, अल्प लागत की और अधिक लागत की, ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है? पौधों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? पौधों की वृद्धि के लिए सबसे पहले आपको पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सी। पौधों को पोषक प्राप्त कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हवा, पानी और मिट्टी से, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि पौधों को हवा से कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो इससे जो हवा से प्राप्त होने वाले हैं, ये हैं आपके कार्बन और ऑक्सीजन। पढ़ के भी आए हैं आप। पौधों को पानी से कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पानी से। पानी में क्या होगा? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है।
पौधों को मिट्टी से कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब के सब। सूक्ष्म पोषक तत्व के नाम कौन कौन से हैं? मॉलिब्डेनम यही दिखाई दे दिया, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, कार्बन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। खाद्य किससे तैयार की जाती है? तो जो जंतुओं के अपशिष्ट और पौधों के कचरे के अपघटन से खाद्य तैयार की जाती है। फास्ट नहीं है बिल्कुल, क्योंकि सब रिवीजन कराना है। 125 क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत भी डिस्टर्ब है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड लेके चल रहा हूँ। कह रहा है कि खाद्य में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा से क्या लाभ होता है? इससे मात्रा के लाभ, सबसे ज्यादा लाभ होने का रीजन क्या है बताइए? ये है कि मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा का क्या लाभ है? इसके अधिक मात्रा का लाभ क्या है बताइए? कि अब इसमें पानी अधिक जमा होता है, ठीक है। 59 नंबर, खाद्य बनाने की जो प्रक्रिया है वह किन वर्गों में विभाजित की जाती है? ये कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और हरी खाद। ऑप्शन नंबर बी। कंपोस्ट बनाने में किन अपशिष्ट पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? कृषि अपशिष्ट जैसे गोबर, सब्जी के छिलके, खरपतवार, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि केंचुओं की सहायता से तैयार की गई खाद को क्या कहते हैं? इसका नाम वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट बनने की प्रक्रिया में क्या भूमिका होती है? तो इसमें केंचुओं के द्वारा शीघ्र अवगठन की क्रिया होती है। हरी खाद तैयार करने के लिए किन पौधों को खेत में उगाया जाता है? तो किन पौधों को? तो पटसन को, मूंग को, ग्वार को। ये ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर की तरफ आते हैं। कह रहा है कि हरी खाद खेत को किन तत्वों से परिपूर्ण करती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बताइए क्या होगा? ये होगा नाइट्रोजन और फास्फोरस। होता है ना कि जब धान में पीलापन होता है तो यूरिया मारा जाता है, यूरिया में क्या होता है? तो नाइट्रोजन होता है। उर्वरक क्या है? तो उर्वरक क्या है? तो व्यावसायिक रूप से तैयार किया गया एक प्रकार का पादप पोषक है। ऑप्शन नंबर बी। उर्वरक पौधों को कौन से तत्व प्रदान करते हैं? तो ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 67 है, मिट्टी को उर्वरता घटने का मुख्य कारण क्या है? तो ये है कार्बनिक पदार्थों की कमी। क्या है इसमें? कार्बनिक पदार्थों की कमी। सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, क्योंकि जुकाम है। फिर भी क्लास तो लेने हैं आप लोगों को, कंप्लीट करना है आज मुझे किसी तरीके से। चलिए, कार्बनिक खेतों खेती में क्या नहीं किया जाता है? तो इसमें क्या नहीं किया जाएगा आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपको अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग देखने को नहीं मिलेगा। 69 नंबर, कार्बनिक खेती में जैविक कीटनाशकों के रूप में किनका प्रयोग होता है? तो इसमें नीम की पत्तियां और हल्दी, इनका प्रयोग होता है। कार्बनिक खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का सबसे न्यूनतम और शून्य उपयोग, ठीक है। अब बात करें हम फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि कीट, एक मिनट, हाँ देखेंगे इसमें क्या है कि कीट खरपतवार नियंत्रण और पोषक तत्व उपलब्ध कराने में। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 72 क्या कहता है? हल्की मृदा वाले क्षेत्रों में सूखे का प्रभाव क्यों अधिक है? क्योंकि पानी को संचित रखने की क्षमता काफी कम होती है, ठीक है ना। वैज्ञानिकों ने किन परिस्थितियों के लिए फसलों की विशेष किस्में विकसित की हैं कि उसमें सूखे की स्थिति में क्या कर सके, वो तो सहन कर सके। भारत में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो कुएं, नहरें, नदियां और तालाब, ठीक है। नलकूप किस प्रकार का कुआं होता है? जो गहरे जल स्तरों से पानी निकालने वाला होता है, वो नलकूप होता है। नहरों का जल स्रोत क्या होता है? तो जलाशय या नदियां होती हैं। ये आपके नहरों का जल स्रोत होता है। 77 नंबर, अगला पॉइंट देखेंगे। वर्षा जल संग्रहण से क्या लाभ है? जल से यही है कि आपका जो भूमि का नीचे का जो जल स्तर है वो अच्छा हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है। मिश्रित फसल, जिसको मिक्स्ड क्रॉपिंग का नाम देते हैं, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ खेत में हम उगा लेते हैं, ठीक है। 79 नंबर, मिश्रित फसल का एक उदाहरण कौन सा है? जैसे गेहूं और चना,
या गेहूँ और सरसों, ये क्या है आपका एक प्रकार का मिश्रित फसल का उदाहरण है। गेहूँ, धान तो एक में बोया नहीं जाता है कि नहीं? गन्ना और धान तो बोया नहीं जाता, लेकिन गेहूँ के साथ चना हम बो सकते हैं। गेहूँ के साथ सरसों भी देखते होंगे गाँव में बोया जाता है। अंतरा फसलीकरण, जिसको हम इंटरक्रॉपिंग का नाम देते हैं, में फसलें कैसे उगाई जाती हैं? इसमें क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक फसलों को एक निर्धारित पैटर्न में उगाया जाता है। अंतरा फसलीकरण का उदाहरण कौन-सा है? जैसे इसमें आपका आ जाएगा सोयाबीन, मक्का या बाजरा या लोबिया, ये आपके अंतरा फसलीकरण का उदाहरण होता है। क्लियर है? चलिए, अगला पॉइंट आइए, 82 नंबर की तरफ आते हैं। 82 नंबर है, अंतरा फसलीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि इसमें ये है कि आपका भूमि का उपयोग कम करना। क्या है? ये सही है? 82 नंबर ना? नहीं, इसमें कि पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग आपका अंतरा फसलीकरण का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन-सा खरपतवार का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा। आपका गोखरू भी है, गाजर घास भी है, मोथा भी है। सब के सब ग आपके खरपतवार है, लेकिन आपका जो अरहर है एक प्रकार का ये दाल है। ठीक है ना? तो आप ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बिल्कुल परेशान ना होइए। ठीक है? चलिए, कीट पौधों को किस प्रकार की हानि से बचाते हैं? जैसे उसके मूल, तना और पत्तियों को काटते हैं ना, उसी से तो बचाते हैं। खरपतवार कीट रोगों के नियंत्रण हेतु कौन-सी विधि सर्वाधिक प्रचलित है? तो इनको करने के लिए आप थोड़ा-सा आप रासायनिक विधि का प्रयोग करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ देखने को मिल सकता है। ठीक है? शाकनाशी का उपयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है? तो खरपतवार के नाश में किया जाता है। कवकनाशी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कवकनाशी, तो इसमें आपके फफूंद के नियंत्रण में किया जाता है। निम्न में से कौन-सी निरोधक विधि नहीं है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका है अधिक रासायनिक छिड़काव करना, ये आपकी निरोधक की विधि नहीं है। वरना समय पर फसल बोना, अंतरा फसलीकरण करना, फसल चक्र को अपनाना, ये सब के सब निरोधक विधि के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम 89 की तरफ, बस पहुंच गए हैं, बिल्कुल परेशान ना होइए। ग्रीष्मकाल में हल से गहराई तक जुताई करने का उद्देश्य क्या है? कि आपके जो खरपतवार होंगे, वो कीट होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। कह रहा है कि अंतरा फसलीकरण का एक उदाहरण है। क्या है आपका? गेहूँ और सरसों या सोयाबीन या मक्का, कौन-सा है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। सोयाबीन और मक्का। फसल चक्र क्या है? कि क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाना, ठीक है ना? निम्न में से कौन-सा एक सामान्य खरपतवार है, जिसको हम गाजर घास का नाम देते हैं? पौधों में रोग किनके कारण होते हैं? बैक्टीरिया, कवक और वायरस के कारण। ठीक है? कृषि उत्पाद के भंडारण में हानि के जैविक कारक कौन-कौन से हैं? तो कीट, कृंतक, कवक, चिंचड़ी व जीवाणु। भंडारण की हानि से अजैविक कारक हैं। ये सब के सब अजैविक कारक अनुचित ताप और ताप है। ठीक है? 96 नंबर क्या कह रहा है? भंडारण के दौरान उत्पादन की गुणवत्ता खराब होने का मुख्य कारण क्या है? अधिक नमी और तापमान। एक सूचना मैं आपको दे दूं, इसकी पीडीएफ में सबके सब आपके आंसर टिक मिलेंगे। सबके सब जो भी आंसर होगा ना, आपको आपके आंसर टिक मिलेंगे, मतलब सब आंसर के साथ मिलेगा। उसके बाद से जो अब मैंने पढ़ा है, अभ्यास के प्रश्न भी होंगे इसमें, उसके सॉल्यूशन भी आपको साथ में हम दिए हैं। चैप्टर वाले प्रश्न हैं, उसके भी हम सॉल्यूशन आपको इसमें साथ में देंगे, सबके मैंने लगाया भी है। ये पीडीएफ मैं आपको पेड रखूँगा। पेड रखने का रीज़न ये है कि हमको पैसे की बड़ी लालच नहीं है, बात ये है कि सपोर्ट की, और जिसके वजह से आप लोगों की पढ़ाई, यदि आप इस चीज़ को पेड करके पढ़ते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यदि आपके पास पेड करने के लिए शुल्क नहीं है, तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं वीडियो देख कर के। और मैं ज़्यादा फीस नहीं रखा हूँ, मात्र ₹21 एक गुरु दक्षिणा ही रखा हूँ। ₹21 इसका पेड चार्ज रखा हूँ। फिर से मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो पीडीएफ होगी, वो पीडीएफ आपकी पेड होगी, और ये पेड होने के साथ-साथ मात्र ₹21 में क्लास 9th के बुक को पढ़ने का झंझट खत्म हो जाएगा, और आप पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हैं। देख सकते हैं, आपके पास ₹21 नहीं है, तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यदि आपके पास ₹21 आपके पास हैं, तो वीडियो देख कर के एक बार आप पीडीएफ अपने पास प्रोवाइड कर लीजिए। आपको
दिए गए ऊपर आपको एक बैनर दिखेगा, वहाँ पे ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर है 7905858205। आप यहाँ पे मैसेज करेंगे, टाइम मिल के आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। जैसे ही पेड करेंगे, इस नंबर पे पेड नहीं करना है। आप जैसे ही आप कॉल करेंगे, आपको आपसे बात की जाए मैसेज से आपको बात बताई जाएगी कि आपको कहाँ कैसे पेड करना है। ₹21 मात्र शुल्क है। यदि नहीं आप समर्थ हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं। खराब भंडारण से अनाज में क्या परिवर्तन होता है? इसमें इसकी जो अंकुरण क्षमता होती है, वो काफ़ी घट जाती है। कोई भी दबाव नहीं है, आप बिल्कुल मत लीजिए, आप केवल वीडियो देखिए, पूरा काम चल जाएगा आपका, क्योंकि वही चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ। बस आपका जिनके पास है कि इनके पास वीडियो देखने के टाइम नहीं है या वीडियो आपने देख लिया, एग्ज़ाम के टाइम में आपको रिवाइज़ करना है, तो आप 6-7 घंटे की वीडियो देखने नहीं जाएँगे। आप तुरंत-तुरंत क्या करेंगे, फटाफट हमको रिवीज़न करना हो और एक प्रैक्टिस के तौर पे आप कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि भंडारण के दौरान पीड़क को नष्ट करने के लिए कौन-सी विधि अपनाई गई है? इसको बोलते हैं धूमक, जिसको हम फ्यूमिगेशन का नाम देते हैं। अनाज को भंडारण से पहले सुखाने का सही क्रम क्या है? तो पहले हम उसको धूप में सुखाएँगे, उसके बाद से उसको छाँव में लाएँगे। ऑप्शन नंबर बी। पशुपालन का उद्देश्य क्या है? पशुपालन का उद्देश्य है कि हमको अंडा, दूध, मांस की पूर्ति होती रहती है। ऑप्शन नंबर बी। 101 की तरफ आते हैं, पशुपालन में रोग नियंत्रण का लाभ क्या है? रोग नियंत्रण का लाभ ये है कि आपका उत्पादन बढ़ता है, कि आपकी पशु कम खाते हैं, क्या होगा इसका पॉइंट बताइए? इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसकी उत्पादन बढ़ता है, जो मैंने बताया। विदेशी गायों की कुछ प्रमुख नस्लें कौन-कौन सी होती हैं? तो इसकी विदेशी नस्लें जो हैं आपको बता दें, ये है आपकी जर्सी और ब्राउन स्विस, ठीक है ना? ये विदेशी नस्ल है। वहीं देसी नस्ल की प्रमुख विशेषता की बात करें, इसमें क्या होता है, जो देसी नस्ल की गायें होती हैं, उनमें आपकी रोग प्रतिरोधक की क्षमता अधिक होती है। वहीं रेड सिंधी और साहिवाल की बात करें, ये किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये हमारी देसी नस्ल मतलब कि भारतीय नस्लों के उदाहरण हैं। ये गाय के हैं नस्ल। दूध देने वाले जो पशु के आहार हैं, वो कितनी आवश्यकताएँ होती हैं इनकी? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये होती हैं 3, ठीक है ना? दूध देने वाले पशु का पहला आहार किस लिए होता है? तो पहला आहार तो यही होगा कि उसमें स्वास्थ्य को अच्छे से बनाए रखे, ठीक है ना? उसके बाद से पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आहार की बात करें, वो किस समय आवश्यक होता है? तो जब आपका जो दूसरा आहार होता है, जब दूध श्रवण का काल होता है, मतलब जैसे ही दूध निकलना शुरू होता है, उस समय का होता है। पशु आहार के 2 मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं? पशु आहार के 2 मुख्य प्रकार कौन-कौन से हैं? पहला है आपका मोटा चारा और सांद्र। कौन है? मोटा चारा और सांद्र, ठीक है ना? सांद्र आहार में क्या पाया जाता है? सांद्र आहार में आपको अधिक प्रोटीन और पोषक तत्व देखने को मिलेंगे, ठीक है? कह रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व दुधारू पशु के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि स्वास्थ्य और दूध के उत्पादन को बढ़ाता है। बाह्य परजीवी कहाँ पाए जाते हैं? तो आपके त्वचा पर पाए जाते हैं। वहीं अंतःपरजीवी पशु के किस भाग को प्रभावित करते हैं? तो उसके अमाशय और आंत को प्रभावित करते हैं। पर्णकृमि, जिसको हम फलुक का नाम देते हैं, और किस अंग को प्रभावित करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। ये आपके आपके यकृत मतलब लीवर को प्रभावित करते हैं। अंडों से उत्पादन हेतु किस प्रकार की मुर्गी पाली जाती है? जो अंडों के उत्पादन की बात करते हैं, उसमें ब्रायलर का यूज़ किया जाता है। किसका? सॉरी, अंडों के लिए लेयर का और ब्रायलर का मांस के लिए होता है। उल्टा बता दिया हूँ। अंडों के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मुर्गी पाली जाती है? तो उसमें आपकी पाई पाई जाती है किसके लिए? तो लेयर के लिए, ऑप्शन नंबर बी। वहीं आपको मिस वाले ऑप्शन में आएँगे 115 में, तो मांस के उत्पादन हेतु किस प्रकार की मुर्गी पाली जाती है? तो ब्रायलर पाली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नई मुर्गी किस्मों के विकास में देसी एसील और विदेशी लेघार्न, ठीक है ना, नस्लों का संस्करण किस उद्देश्य से किया जाता है? तो रोग प्रतिरोधकता और अधिक अंडे देने हेतु क्षमता के लिए। वहीं ब्रायलर आहार में किन पोषक तत्वों की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आपका, इसमें प्रोटीन और वसा। वसा से उसका वजन बढ़ेगा, प्रोटीन से उसको ताकत मिलेगी, ठीक है ना? कह रहा है कि अब कुक्कुट आहार में किन विटामिनों की अधिक मात्रा रखी जाती है? विटामिन ए और के। मुर्गियों में कौन-कौन से रोगजनक होते हैं? तो जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी और पोषणहीनता इस प्रकार के रोगजनक होते हैं। वहीं बात करें आपको कि लेयर और ब्रायलर में, आपको यहीं पे अंतर बताना है दोबारा।
तो आपको बताया कि जो लेयर होता है वो अंडे देती है और ब्रायलर होता है वो मांस के लिए पाली जाती है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है मेरी बात? सही है। चलिए आगे चलें। 121 नंबर, मछली उत्पादन के लिए कितने प्रमुख स्रोत हैं? बताइए, आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है जो आपको इतने-इतने सारे एमसीक्यू करा रहा होगा? सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो हो रहा है। केवल एक ही पीडीएफ में रखा हूँ, केवल ₹21, केवल मैं आप सबका सपोर्ट चाहता हूँ कि आप लोग मेरा कितना सपोर्ट करते हैं और ₹21 की वैल्यू ही क्या है। और ये ले लेंगे, आप खरीद लेंगे तो आपके अंदर भी एक ललक रहेगा कि मैंने खरीदा है। और खरीदी हुई चीज़ों पे आपका ज़्यादा आत्मविश्वास होता है, वो चीज़ें पड़ती हैं। वो चीज़ें आप पढ़ेंगे अच्छे से। फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए उतना नहीं होता है कि लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई बात नहीं, दे ही दे रहे हैं सर। तो मैं इसीलिए केवल इसको पेड लगा हूँ, बस जानना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा कितना सपोर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है? वीडियो तो धीरे-धीरे आती हैं, सब क्लास की आएँगी। अगला पॉइंट, अच्छे-अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे मेरे चैनल से, ये गारंटी है। अगला पॉइंट है कि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समुद्री मछलियाँ कौन-कौन सी हैं? तो ये है पाम्फ्रेट, मैकर्ल, टूना, सार्डाइन, बाम्बिडा। ये आपकी आर्थिक दृष्टि से मतलब इनकी व्यावसायिक मछलियाँ हैं ये। समुद्री झींगा, प्रॉन, ऑयस्टर आदि को किस वर्ग में रखा जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी। इनको रखा जाता है पंख मछलियाँ और कवची मछलियों के अंतर्गत। 124 नंबर की तरफ आते हैं। व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए कौन-सी देसी मधुमक्खियाँ उपयोग में आती हैं? तो एपिस सेरेना इंडिका, एपिस डोर्सेटा और एपिस फ्लोरी, ये तीनों की तीनों आती हैं। व्यावसायिक मधु उत्पादन में सबसे अधिक कौन-सी मधुमक्खी उपयोग में आती है? ये आती है एपिस मेलिफेरा, जिसको हम इटली मधुमक्खी, इटली मक्खी के नाम से जानते हैं। 126 नंबर, मैंने बोला था 125 प्लस है, 125 प्लस ही होना चाहिए। इटली मक्खी एपीस मेलिफेरा के क्या गुण है? ये गुण है कि इसमें मधु एकत्र करने की क्षमता अधिक है और ये डंक बहुत कम मारती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? मधु का स्वाद और गुणवत्ता किस पर निर्भर करता है? मधु का स्वाद और गुणवत्ता किस पर निर्भर करेगा? तो मधुमक्खियों के द्वारा जो चुने गए जो फूले हैं, मतलब चारागाह है, वो किस प्रकार से है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा। मेरे ख्याल से तो यही है। ठीक है ना? चलिए अगला पॉइंट, करें कि व्यावसायिक मधु उत्पादन के लिए क्या स्थापित की जाती है? तो मधुवाटिका और मधुमक्खी फार्म, ऑप्शन नंबर बी। 29 है, 130 तक आपको मिलेंगे। मधु उत्पादन में इटली मक्खी में प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये कि निर्धारित छत्ते को समय में काफी समय तक बनाए रखना और उसमें तीव्र प्रकार से प्रजनन करना। करें कि वर्मी कंपोस्ट बनने की प्रमुख प्रक्रिया में क्या भूमिका निभाता है? तो इसमें आपका केंचुओं के द्वारा शिष्ट का शीघ्र ही अवघटन होता है वर्मी कंपोस्ट में। इसी के साथ ही अभी पूरी वीडियो कंप्लीट होती है। ठीक है ना? आपको इस प्रकार से मिलेंगे। आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ मैं आपको सारी सूचनाएँ दे चुका हूँ। जिसको भी चाहिए वो 7905882005 पर एसएमएस कर सकता है। व्हाट्सएप पे कॉल नहीं आनी चाहिए। कॉल नहीं लगेगा, आनी नहीं चाहिए, सॉरी। कॉल लगेगा ही नहीं, केवल मैं थोड़ा-सा मतलब वो बिज़ी शेड्यूल रहता है, इसके वजह से आप मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, उसके बाद से आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है? थैंक यू सो मच।